बहुत सारी कुछ पॉपुलर मैगजीन है ना, आप भी गए होंगे उनमें, किसी में X अंडर X। एक बार ऐसा रिप्लाई आया हमें, जो मेरी टीम ने मुझे बताया, तो मैं शॉक हो गई। उनका रिप्लाई ये आया कि अगर आपकी फाउंडर कुछ फैशन, कॉस्मेटिक्स, लग्जरी गुड्स वगैरह की कंपनी बना रही होती तो हमारे मैगजीन्स के लिए बहुत बढ़िया होता, हम इंक्लूड करना चाहते हैं। बट ये तो फाइनेंस कर रहे हैं बॉस, चंद्रमा पे पहुंचा सकते हैं हम चीज़ें, तो विमेन को फाइनेंस नहीं आता। आता है मुझे भी फैशनेबल कपड़े पहनने, बट मुझे नहीं पहनने फैशनेबल कपड़े। मैं जीन्स और टी शर्ट में ही आपको फोटो दूंगी और मैं टेक कंपनी और फिनटेक कंपनी का ही IPO करूंगी। अब आपको करना है फीचर तो करो, नहीं करना है तो आपकी प्रॉब्लम है। आज का हमारा पॉडकास्ट ऐसे एंटरप्रेन्योर के साथ है जिनको एडमिशन तो वर्ल्ड के टॉप कॉलेज में मिल गया, लेकिन उस कॉलेज में जाने के लिए जो फीस लगती है उसके पैसे नहीं थे। देन फ्रॉम दैट पॉइंट वो आई इंडिया टॉप 15 रिचेस्ट विमेन की लिस्ट में। उनकी पहले जॉब लगी पेपैल में, जहाँ पे उनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल थी, बट वो अपनी कंफर्टेबल लाइफ एंड वेरी फैंसी जॉब को छोड़ के अमेरिका से इंडिया वापस आई, क्योंकि उन्हें इंडिया में फिनटेक रेवोल्यूशन का पार्ट बनना था। उसी की वजह से वो इंडिया की पहली फीमेल एंटरप्रेन्योर बनी जिनको प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया है। आज का एपिसोड बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज का एपिसोड है कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से मिडिल क्लास पर्सन बिकम्स एक्सट्रीमली रिच and get into the top 1% in India. उनका स्टार्टअप प्रॉफिटेबल है, बहुत जल्द उसका IPO आने वाला है। उनकी जर्नी बहुत सारे चैलेंजेस से फुलफिल्ड है। उसके बाद भी वो सारे चैलेंजेस को पार करके आज उन्होंने एक अपना खुद का एम्पायर बना दिया है, जहाँ पे वो इंडिया में काफ़ी लोगों की हेल्प कर रही हैं, एकदम छोटे से छोटे गाँव में जाके भी। फॉर मी स्पेशली ये एपिसोड बहुत इंस्पायरिंग था। आई होप आपको भी बहुत इंस्पायरिंग लगेगा। सो एंजॉय टुडे शो एंड पॉडकास्ट स्टार्ट करो उससे पहले प्लीज़ जाके राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे हम बिहाइंड द सीन्स अनफिल्टर्ड क्लिप्स दिखाते हैं जो इस पॉडकास्ट में आपको देखने को नहीं मिलती है। बहुत छोटे समय में हम आपको एक बेहतर लीडर बनाने की कोशिश करते हैं। एंजॉय द शो। पहले बताओ कि हाँ, स्टार्ट कैसे किया ये सब और क्यों स्टार्ट किया, दैट्स फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि इंडिया में आपने बोला 20 मिलियन ही यूजर्स थे, तो इतना बड़ा कोई मार्केट भी नहीं था, तो ऐसा कोई बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही थी दूर से, बस छोटा मोटा होगा, राइट। एंड आपके पास बढ़िया, आप स्टैनफोर्ड गए, स्टैनफोर्ड के बाद मस्त जॉब लगी, तो उधर चिल करते, US में मज़े करते, आपकी लाइफ तो सेटल चलती। क्यों छोड़ के आए, क्या पहले ये बताओ वहाँ तक पहुँचे कैसे, स्टैनफोर्ड कैसे पहुँचे, एंड देन स्टैनफोर्ड छोड़ के वापस इंडिया क्यों आए पहले टाइम, क्योंकि अगर इंडिया आना था तो गए क्यों उधर? बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से, कश्मीरी फैमिली। मेरे फादर 60s-70s में PhD करने के लिए श्रीनगर से गुजरात आए थे। उसके बाद शादी कर ली, वहीं जॉब ले ली। भारत सरकार के एम्प्लॉय थे कि आप प्रोफेसर थे फिजिक्स के या रिसर्च कर रहे थे, अप्लाइड रिसर्च, और वो भी सूरत में, टू ऑटोमेट डायमंड प्रोसेसिंग टूल्स, जो कि पहले सब मैन्युअली होता था। तो इसलिए मेरी परवरिश सूरत में हुई है। तो सिंपल मिडिल क्लास बैकग्राउंड, और कश्मीरी पंडित्स को क्या है, वो पढ़ाई के लिए और काम के लिए कहीं भी चले जाएंगे, मतलब अंटार्कटिका भी भेज दोगे ना तो चले जाएंगे। लाइक मेरे एक चाचा केरला चले गए, मेरे पिताजी गुजरात आ गए, मेरी बुआ UP चली गई, मतलब पढ़ाई के लिए कहीं भी चले जाएंगे और काम के लिए। तो दैट कंटिन्यूस। तो पढ़ाई पे बहुत फोकस था। 12th कर लिया, इंजीनियरिंग करने गई NIT जलंधर, जिसको अब NIT बोलते हैं, पहले REC बोलते थे। वो भी मैंने की इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। क्लास में 2 लड़कियां, बाकी सब लड़के, बिकॉज मोस्टली मैकेनिकल वाले लोग होते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बट मुझे करनी थी तो वो कर ली। उसके बाद आगे पढ़ाई भी करनी थी। मुझे लगा कि यार इससे ज़्यादा स्मार्ट तो मैं हाई स्कूल में थी, इंजीनियरिंग में कुछ मज़ा नहीं आया। तो बहुत सारे जगहों पे अप्लाई किया था, और ये था कि स्कॉलरशिप भी चाहिए, क्योंकि मम्मी म्यूजिक टीचर है, पापा फिजिक्स प्रोफेसर है, तो और कैसे चलेगा। तो मेरे को बहुत सारे स्कूल्स में एडमिट मिला, पर्ड्यू, यूपेन, ऐसे बहुत सारे US स्कूल्स में फुल स्कॉलरशिप मिली। अब सब लोग अप्लाई करते हैं, कुछ सेफ स्कूल्स और कुछ एम्बिशियस स्कूल्स। तो मैंने एक एम्बिशियस स्कूल एप्लीकेशन डाली थी, 2 डाली थी, स्टैनफोर्ड और बर्कली। मेरा बहुत मन था कि मैं वहाँ जाके पढूं, वहाँ पे बहुत
तोड़फोड़ पढ़ाई होती है और टॉप क्लास एप्लीकेशन ओरिएंटेड होती है। अब बर्कली मेरा टॉपिक था, बर्कली में मुझे नहीं आया, स्टैनफोर्ड में मुझे एडमिट आ गया, विच इज ऑल्सो अनहर्ड ऑफ। मतलब मेरे कॉलेज में तो सब बोल रहे थे कि यार तूने अप्लाई क्यों किया है, $100 वेस्ट एप्लीकेशन के, क्योंकि जनरली इंडिया से वो एडमिशंस IIT दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर उन लोगों को ही मिलता है। अभी तक मेरे कॉलेज से तो कोई नहीं गया है, ना स्टैनफोर्ड गया है ना कोई बर्कली गया है। UCLA कोई पहुंच गया हो, अब मुझे नहीं पता, अभी तक भी कोई नहीं गया। तो अब मिल गया तो मैं तो बहुत खुश, स्टैनफोर्ड है तो ये तो बहुत अमेजिंग हो गया। और सूरत में भी थोड़ा था एंटरप्रेन्योरियल बग मुझे, क्योंकि वहाँ पे बहुत बिजनेस फैमिली थे, मेरे फ्रेंड्स भी सब ऐसे सोचते हैं। अब वहाँ की कहानी ये है कि वहाँ पे बहुत महंगी है पढ़ाई, $10,000 उस टाइम पे 6-7 लाख होते थे, वो 3 महीने की फी है। ओके, तो 2 साल आपको पढ़ना है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो कितने पैसे चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने बोला यार हमारा तो सारा जो मिला जुला है टोटल लाइफ की सेविंग्स घर के सिवाय बैंक में वो 5 लाख है, तो ये तो कैसे होने वाला है, तो आप उन बाकी सब में चले जाओ। पर्ड्यू, यूपेन भी अच्छे स्कूल्स हैं, वो भी आईवी लीग है, टॉप 10 में है, फुल स्कॉलरशिप है, कोई पैसे नहीं लगने, सिर्फ फ्लाइट के पैसे लगने। तो मैं बहुत उदास, लोन वोन के लिए ट्राई किया, तब एजुकेशन लोन इतने इजीली मिलते नहीं थे। अब थोड़े इम्प्रूव हो गया है सिचुएशन। मेरी बहन ने आइडिया लगाया, सो आई हैव टू थैंक माई सिस्टर। वो बोलती है मेरे को कि पापा इसको US जाना है, फ्लाइट तो देना ही है, तो फ्लाइट टिकट आप इसकी पहले कैलिफोर्निया की कर देते हैं, वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके घर में रहेगी और स्टैनफोर्ड में जाके खुद स्कॉलरशिप ढूंढेगी, प्रोफेसर्स वगैरह को मिलेगी। स्कूल खुलने से, कॉलेज खुलने से 1-1.5 महीना पहले चले जाए, भले मेरे फ्रेंड्स के यहाँ फ्री होल्ड करे। मिल गई स्कॉलरशिप तो रुक जाएगी, नहीं मिली तो डोमेस्टिक टिकट लेके पर्ड्यू या जहाँ पे उसको जाना है वहाँ चली जाएगी। तो मैंने कहा तो बहुत बढ़िया आइडिया है, एटलीस्ट ऐसा चांस, कोई होप है। तो गई मैं पहले हफ्ते ट्राई किया, लोगों को कॉल कर रही हूँ, ईमेल करके अपॉइंटमेंट लेके मिल रही हूँ लोगों से, कुछ नहीं हो रहा। फिर कुछ सीनियर्स से मिली, इंडियन सीनियर्स ना, देसी सीनियर्स जो वहाँ PhD वगैरह कर रहे थे। कह रहे तो उसको स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में क्यों जा रही है, सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में क्यों जा रही है, स्कूल ऑफ म्यूजिक में जा, स्कूल ऑफ मेडिसिन में जा, सबको कोडर चाहिए, कोई डेटाबेस बना दे, कोई वेबसाइट बना दे, उसी चक्कर में देखो मिल जाएगी RA, रिसर्च असिस्टेंटशिप। तो ऐसे कर के मैंने अपना एक्सपैंड किया और टाइम निकलता जा रहा था। तो अपॉइंटमेंट छोड़ो, कोल्ड कॉलिंग छोड़ो, मैं तो सीधा डोर टू डोर लैब मार्केटिंग पे पहुंच गई। 250 लैब्स हैं स्टैनफोर्ड कैंपस में, 250, और सबके पास बहुत ग्रांट का पैसा है। तो ऐसे सब मैंने किया, मुझे कुछ नहीं मिला है। अब मंडे को कॉलेज खुल रहा है और फीस जमा करनी है, और वो डिमांड ड्राफ्ट जो पापा ने दिया है, जो उतने का ही है, वो एक ही यूनिवर्सिटी में जा सकता है। अभी आज थर्सडे था, तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, आई एम लाइक रोने पे पहुंच गई हूँ मैं कि अब इस वीकेंड तो फ्लाई करके जाना ही है, दूसरी यूनिवर्सिटी जाना होगा। तो आई गॉट अ कॉल थर्सडे मॉर्निंग कि एक है स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर सेंटर, दुनिया में 7 ही हैं लीनियर एक्सेलरेटर्स, जो आप जहाँ पे न्यूक्लियर पार्टिकल्स का, एक्सप्लोजन का, वो सब रिसर्च करते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड टनल्स बने, लंबे से एक्सेलरेटर बने हुए हैं। तो स्टैनफोर्ड के बगल में ही है उसका कैंपस। तो वहाँ भी मैं गई थी, तो वहाँ से एक लैब से कॉल आया कि हमारे को चाहिए, हमें कुछ बनाना है, हमारे पास कोई इंजीनियर नहीं है, टेकी नहीं है, लेकिन आप कल आना हमारी हेड से मिलने। मैंने कहा यार कल क्यों, मैंने उसको समझाया, उससे मैं मिल चुकी थी जिसका मुझे कॉल आया, मैनेजर का। मैंने कहा ऐसा है, कल तो लास्ट डे है, तो आज कर लो कुछ। कहता नहीं अभी तो कुछ पॉसिबल नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं, मीटिंग नहीं बुक है। मैं कहा मैं आ जाती हूँ, देखते हैं। तो स्टैनफोर्ड में कैंपस में ही थी, लाइब्रेरी में थी, वहाँ से शटल लेके पहुँच गई वहाँ पे। कहते अभी तो बात की थी। मैंने कहा हाँ सर देखो ना, कहते हैं कोई टाइम नहीं है। मैंने कहा मैं वेट करती हूँ, मैं रिसेप्शन पे बैठती हूँ, आप जाके देखो अगर कुछ भी पॉसिबिलिटी आज मिलने की। सो फाइनली ही केम बैक, ही सेड कि जो बॉस है, शी सेड शी हैज़ अ लंच ब्रेक अराउंड 1, सो दैट्स द ओनली टाइम शी हैज़, तो अभी आप वेट करो, 1-1.5 घंटा था, तो लंच टाइम में शी कैन मीट यू, व्हाइल शी इज हैविंग लंच यू कैन गिव योर इंटरव्यू। मैंने कहा ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दिया इंटरव्यू, थैंकफुली शी वॉज ऑल्सो, अब ये मैकेनिकल फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट है विद इन स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर, एक वुमन है उसकी हेड, उसने खुद भी बहुत तोड़फोड़ पढ़ाई कर रखी है, एंड यू नो शी इज प्रॉब्ली इन हर लेट 40s और अर्ली 50s। तो मेरी तो एकदम से बन गई, शी वॉज इम्प्रेस्ड, मतलब 15 मिनट में आई वॉज लाइक ये तो मिल गया पक्का।
तो शी इज लाइक ओके दिस इज ऑल वेरी गुड, आई लाइक योर परसिस्टेंस बट यू विल डू ऑल दिस. मैंने कहा आई विल डू दिस ऑल दिस दैट यू हैव आस्क्ड मी टू डू एंड मोर. यू विल नॉट गेट एनी चांस टू एवर टेल मी कि ये क्यों नहीं किया आपने. So she said, okay, let me make some calls and you come back tomorrow morning. I came back tomorrow morning. She had made all the calls to the school of admissions, to her head, whatever. सब कर लिया. Email ready था. मेरे सामने email भेजा. Boss, she and Slack, Stanford Linear Accelerator, paid $100,000 2 years for my entire education और $2,000 मुझे हर महीने stipend मिलता था. Extra on top of full tuition waiver. तो दैट वाज माय, वो लोग करते हैं ना सीड रेस किया है, ये मेरा सीड राउंड था. इसके बाद मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल लाइक 20x बढ़ गया कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं. किसी की जरूरत नहीं है, कोई किसी का साथ हो सिर पे, गॉडफादर वगैरह की जरूरत नहीं है. यू कैन बी अ सेल्फ मेड पर्सन. दैट वाज माय फर्स्ट entrepreneurial thing. Nice. Stanford, the education itself is very entrepreneurial. जैसे यहाँ पे IITs में, IIMs में करते हैं, वहाँ पे हर क्लास में, हर क्वार्टर में 3 सब्जेक्ट हैं. हर सब्जेक्ट में यू हैव होमवर्क, यू हैव केस स्टडीज, ग्रुप डिस्कशन जैसे होते हैं हर जगह बिजनेस स्कूल में, एंड यू हैव टू डू अ प्रोजेक्ट. एंड प्रोफेसर आपको प्लेस कर रहा है. Some projects are in large companies like a Google or a Cisco or something, and some projects are in startups. Okay. So that is the thing that I loved the most about my education there. In every class, I got real exposure to a real company, real business. So I had to apply what I was learning. So I have a lot to thank Stanford. अरे tell me कि एक एवरेज इंसान जो स्टैनफोर्ड से मास्टर्स करके निकलेगा आज की तारीख में, उसकी सैलरी कितनी लगेगी जो आपने कोर्स किया उस कोर्स में? You did management and engineering, right? Management, science and engineering, yeah. तो उसकी कितनी सैलरी हो सकती है आज अगर वो करके निकलता है तो? 100 से तो ऊपर ही होगी. 100 से 150 के रेंज में होगी. हाँ, मतलब 80 लाख से 1.25 करोड़ के बीच में. तो उधर, and that's a lot उधर के लिए, कि इंडिया के लिए तो it's a lot. नहीं, उधर के लिए भी it's good यार. It's a lot. Starting salary $100,000 is good. आज के डेट में भी good है. So you started and so probably उस time का when I started it was not 100, it was probably 60, 70. But उस time का inflation भी तो कम होगा, मतलब it's तो आज के ज़माने में अगर आप वहाँ से निकलते तो technically इतनी क्वेश्चन जॉब होती. मतलब मैं इस लेवल पे पहुँच गए थे जब मैंने अपनी तो स्टैनफोर्ड से निकल के मैंने 4-5 साल वहाँ काम किया. कहाँ? कुछ टाइम एक कंपनी थी जो HSBC ने खरीदी थी, उसमें मैं ऑटो फाइनेंस कंपनी थी HSBC की, उसमें 1 साल किया. ज्यादा टाइम पेपैल में स्पेंड किया. पेपैल एज यू नो, ऑफ कोर्स, थील माफिया. ओके, टेल मी मोर अबाउट पेपैल, कि पेपैल में एक्सपीरियंस कैसा था काम करने का? बहुत अच्छा. सो आई मीन आई हैव अ लॉट टू थैंक पेपैल आल्सो. लाइक अगर स्टैनफोर्ड आई हैव अ लॉट टू थैंक फॉर, पेपैल आई हैव इवन मोर टू थैंक फॉर. हैव यू एवर सॉ Elon और पीटर थिल? नहीं, वो छोड़ के जा चुके थे. आई थिंक दे हैड लेफ्ट इन अर्ली 2000s जब eBay ने खरीद लिया था पेपैल को. एंड आई जॉइंड देयर 2005 जनवरी. और पूरा पेपैल माफिया निकल चुका था कि आपके साथ में थे कुछ लोग? कुछ लोग थे वहाँ पे, पूरा नहीं निकला था. जैसे जो बंदा बाद में जाके और कोड, यूट्यूब, ये सब कंपनी जो बन रही थी, उनके फाउंडर्स जस्ट निकले थे या निकल रहे थे, ऐसा था. नाइस. So क्या पेपैल में क्या बहुत अच्छा लगा आपको? You were saying that there's a lot to thank. It was a wholly owned subsidiary of eBay, which was a listed company, but it was still a very small company. Like I think 2000 employees थे, मतलब बहुत छोटी भी नहीं थी, but बहुत बड़ी भी नहीं थी. 2-2,500 employees थे maximum. Like total company में मुश्किल से 50 या 60 प्रोडक्ट मैनेजर्स थे. 50 होंगे. एंड आई वाज वन ऑफ देम. एंड आई वाज इन लाइक अलग अलग डिविजन्स होते हैं, रिस्क, फ्रंट एंड, ये वो. तो आई वाज इन फाइनेंशियल सर्विसेज. फाइनेंशियल सर्विसेज का काम ही ये है कि हर कंट्री के पेमेंट मेथड समझो, और जो नई कंट्री लॉन्च करनी है तो उसमें पेपैल को लॉन्च करो वहाँ के लोकल पेमेंट मेथड्स यूज करके. जैसे यूपीआई इज अ लोकल पेमेंट मेथड ऑफ इंडिया, नेट बैंकिंग इज अ लोकल पेमेंट मेथड ऑफ इंडिया, जो कई कंट्रीज में नहीं होता है. बट कई कंट्रीज में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के सिवाय उनके अपने लोकल तरीके भी होते हैं. तो मैंने कई कंट्रीज में, यूरोप की कई कंट्रीज में पेपैल लॉन्च किया. उसके बाद पेपैल ने एक कंपनी खरीदी इजराइल में, उस पर काम किया. आई वाज द ओनली प्रोडक्ट मैनेजर इन्वॉल्व्ड. उसको लॉन्च करना था, उनका IPM एड करना था पेपैल में.
काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. लाइक मैंने 5-6 चीज़ें ऐसी की, हर बार ऐसे लग रहा था कि थोड़ा सा प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स हो रहा है, डॉलर वैल्यू बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है. लाइक आई गॉट अ लॉट ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी. आई मूव्ड ग्रुप्स ऑल्सो. एंड बाय द जब मैंने 3 साल कंप्लीट किए ना, तो मतलब 1 साल में मेरे पास ग्रीन कार्ड आ गया था. कॉम्प आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 150 ग्रैंड तक पहुंच गए थे. अगर मैं वहाँ पे जिस साल मैंने छोड़ा है 2008 के एंड में, और मैं रुक जाती 1 आधी साल और मेरे जितने भी पीयर्स थे वो डायरेक्टर बन गए, आज के डेट में वो VPs SVPs बन गए, तो मतलब अच्छी थी लाइफ. एंड बहुत सारा टेक हो रहा था, यू नो, ऑल दीज बिग टेक कंपनीज वर जस्ट बिकमिंग बिगर एंड लुकिंग एट पेमेंट्स. तो बहुत अपॉर्चुनिटीज थी वहाँ पे. पेपैल का ऐसा कल्चर क्या था, लाइक विच कि पेपैल में ऑलमोस्ट सब एंटरप्रेन्योर्स निकले, मतलब इतने सारे पेपैल माफिया बोलते हैं वर्ल्ड वाइड. तो वही मैं कह रही हूँ, कल्चर ये था कि अब 2000 लोगों की कंपनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर रेवेन्यू पे पहुंच रही है, लेकिन फिर भी इतनी फास्ट काम करते थे. ऐसा नहीं है कि आज सोचा तो 6 महीने में लॉन्च करो, आज सोचा तो 2 महीने में लॉन्च करो, आज सोचा तो नई कंट्री 3 महीने में लॉन्च हो जाएगी. वो जो कंपनी हमने एक्वायर की उसमें बिकॉज हमारा पेरेंट लिस्टेड कंपनी था, तो बहुत कम लोगों को पहले से पता हो सकता. जब अनाउंस होगा तभी अनाउंस होगा, मार्केट को जब अनाउंस. तो CEO का मैंडेट ये था कि जिस दिन हम फाइनल डॉक साइन करेंगे और मार्केट में अनाउंस करेंगे, उसके 3 महीने के अंदर उसका IP पेपैल में चालू हो जाना चाहिए, उसका काम, और उसका बेनिफिट आना चालू हो जाना चाहिए. तो आप 3 महीने पहले से काम शुरू करो, ताकि जिस दिन मैं अनाउंस करूंगा उसके 2 महीने बाद रेवेन्यू आना शुरू होना चाहिए. तो इस जैसे Amazon इज ऑल्सो फेमस, Bezos इज ऑल्सो फेमस फॉर दैट ना. मतलब गोल सेटिंग अच्छी थी, लोग भागते थे, काफ़ी यंग डाइवर्स क्राउड था. ऐसा नहीं था कि बहुत इंडियन है या बहुत चाइनीज है, काफ़ी अच्छा डाइवर्स क्राउड था और बहुत टैलेंट ड्रिवन था. सब भाग रहे हैं. मेरे को एक टाइम याद नहीं है, मुश्किल से मैं 3 साल वहाँ पे थी, मुश्किल से 10 बार होगा कि मैंने बैठ के शांति से लंच किया है अपने कोलीग्स के साथ. मीटिंग्स में लेके जा रहे हैं सैलेड बॉक्स, सैंडविच, मीटिंग हो रही है, खाते रहे, सब खा रहे हैं साथ में. टाइम ही नहीं है, इतना तेज भाग रहे हैं. सही. कभी कभी टॉक्सिक नहीं लगता था? मजा आता था? नहीं, मजा आता था. ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं था कि कभी खत्म ही नहीं होगा. ऐसा नहीं था कि मतलब अगर सबके ऊपर था, फ्लेक्स था. जो लोग 9 बजे आते थे वो लोग 6:30-7 तक चले जाते थे, जो लोग 10 बजे आते थे वो 7:30-8 तक चले जाते थे. बट ऐसा नहीं था कि मतलब काम करे जा रहे हो और कोई लाइफ नहीं है. आपको जिम जाना है, आपके शौक हैं, आप पूरे कर सकते हो. अच्छा. तो बट जितने टाइम वहां पर हो वहां पे बहुत तेज भागना. जब मैं इंडिया आई ना, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई शुरू में, अभी भी कभी कभी होती है. जो ये लोग कोनों में, मतलब कॉफी कैचअप करो, लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है जानो. बट ये जो बोलना नहीं चाह रही हूँ मैं, बट व्हाट इज दैट वर्ड, गॉसिप, ये जो लोग बक करते रहते हैं फिजूल की, तो इट्स लाइक प्रोडक्टिव टाइम कम है. तो वहाँ पे फोकस ये था कि it's not transactional. Like if you're my boss, if somebody else is my colleague, I should know all of them. I should know what's happening in their life. How was the birthday party and all of that. But ऐसा नहीं है कि आप ratio of that can't be insane. Like if you're in the office for 9 hours, then you are working productively for at least 8 hours. If not more. पर इंडिया में ऐसा थोड़ा बात करने का कल्चर बहुत ज्यादा है. ये लोग अभी भी मैं देखती हूँ, मेरे ऑफिस में भी देखती हूँ, बाकियों में भी, लोग खाना खा के नीचे वॉक करने जाते हैं, सुट्टा पीने जाते हैं, चाय पीने जाते हैं, वो खत्म ही नहीं होता है. लाइक काम करो, निकलो, क्यों बैठे हुए हो वहाँ पे, निकलो 7 बजे निकलो यार, मेरे को नहीं बैठाना लोगों को. ट्रू. यू नो, एक बहुत फनी एक स्टैंड अप कॉमेडियन का मैं देख रहा था कि यूएस में ना स्मॉल टॉक कल्चर बहुत ज्यादा है. कि चलते चलते आप लिफ्ट में जाते हो, लोग बोलते हैं हाय व्हाट्स अप, राइट, और कुछ रिप्लाई करते हैं, कुछ नहीं रिप्लाई करते हैं. मतलब किसी को ऑफेंड नहीं होता. लाइक चलते चलते मैं स्ट्रीट पे 10 लोग को हाय बोलते जाऊंगा, लोग स्माइल करके निकल जाएंगे, बात भी नहीं करते. बहुत कल्चर है. लिफ्ट में जा रहे हो, आपने हाय बोला, आप जानते भी नहीं हो किसी को, हाय हेलो व्हाट्सअप, कैसी लाइफ चल रही, हाँ हो गया, लिफ्ट खुली, चले गए, आपको पता भी नहीं कौन है. राइट. ये बहुत कल्चर है, स्मॉल टॉक करते रहते हैं वर्किंग से. तो स्टैंड अप कॉमेडियन जोक मार रहा था कि सब लोग बोलते हैं कि यूएस बड़ा रूड है, स्मॉल टॉक है, किसी को बात ही नहीं करनी. बोलते वो इसलिए उनको लगता है क्योंकि इंडिया में लॉन्ग टॉक कल्चर बहुत है. सही बोला. क्योंकि इंडिया में अगर किसी ने पूछ लिया हाय व्हाट्सअप, तो उसको अरे आप बैठ, अपन अब बताता हूँ मैं तुझे पूरी प्रीवियस मेरी जिंदगी की कहानी. देन उसके दोस्त क्या बताएगा, मामा क्या बताया, मामी क्या सब बताते हैं. इंडिया है लाइक लॉट ऑफ लॉन्ग टॉक कल्चर. आपने आपकी बुक्स में लिखा है ना, बिल्ड डोंट टॉक. तो आई थिंक मुझे लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट वर्क. जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, किसी को शौक है सर्फिंग का, मेरे को शौक था
मैराथन का, मोटरसाइकिल चलाने का, तो आपके जो शौक है आप उसके बारे में करो ना, उस पर भी तो टाइम इन्वेस्ट करो। उसके लिए तो आपको 1 घंटा 2 घंटा चाहिए ना रोज, अगर करना है कुछ तो। मतलब जो भी करो करो, अपने आप को डेवलप करो, बट ये फिजूल की टाइम पास कितना करनी है बातें। यार फेवरेट हॉबी है ना हमारा बात करना इंडिया में। फेवरेट हॉबी है, मोटरसाइकिलिंग मैराथन नहीं करनी इंडिया में, वो बातें करनी है। ओके, सो देन आप गए टेल अवीव में, इजराइल। वहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो आपने बोला कि उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी? वो वहाँ पे वो स्टार्टअप बनाई थी, 40 लोग थे, 40 लड़के लड़कियां थे, सब यंग थे, सब 20s में होंगे, मुश्किल से कोई 30 का होगा। 3 साल उन्होंने स्टार्टअप बनाई, 200 मिलियन का उन्होंने कैश पे आउट लिया पेपैल से। तो आई वाज लाइक यार ये कुछ, और आईपी भी बहुत मस्त बनाया था। तो आई वाज लाइक कुछ फाड़ू करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए। एंड वर्ल्ड मैक्रो सिचुएशन तो मैं देख ही रही थी, 2008 में लीमन हुआ, दिख रहा था कि कुछ होने वाला है, ऐसा लग रहा था। तो मेरे को ये था कि अब मैं यहाँ पे एक और बिग टेक में जाऊं और वहाँ पे फिर से प्रोडक्ट में आगे बढ़ूं या प्रोडक्ट से बिजनेस में स्विच करो, उससे चाहे कुछ अपना करती हूँ, स्टार्टअप करती हूँ। अब वहाँ भी कर सकती थी स्टार्टअप। तो देखो अभी भी मतलब जो लोग जाते हैं, मेरे अपनी फैमिली से भी लोग हैं, लोगों को सालों लग जाते हैं ग्रीन कार्ड वगैरह मिलने में, वहाँ सेटअप ठीक से होने में। तो वो सब मेरा हो गया था इजीली। आई वॉज सिंगल, आई वॉज हैप्पी। इट्स नॉट लाइक सम पीपल डोंट लाइक लिविंग इन द यूएस, आई वॉज हैप्पी इन द यूएस ऑल्सो। बट आई थॉट दैट यार एक ही लाइफ है, कुछ मीनिंगफुल करना चाहिए। सो व्हेन आई थॉट अबाउट कि हम क्या कर रहे हैं, अब मैं अपने सेक्टर का देख रही थी कि हम पेमेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे और कंपनीज आ गई, स्क्वायर, स्ट्राइप, बट वहाँ पे सबके पास कार्ड है। और हर कॉफी शॉप पे आपका नुक्कड़ वाला चाय वाला है ना, उसके पास भी कार्ड एक्सेप्टेंस है। तो लाइक यहाँ पे जो भी हम बना रहे हैं, दैट इज एडिंग जस्ट अनदर इंक्रीमेंटल लेवल, एक और लेयर ऑफ कन्वीनियंस ऐड कर रहे हैं। और जब भी वेकेशन पे घर आती थी तो दिखता था कितना बुरा हाल है। तब इंडियन रेलवेज पे 6 बार ट्राई करो तब जाके टिकट बुक होती थी, पेमेंट इतना फेल होती थी। तो आई वॉज लाइक कि इमर्जिंग मार्केट्स में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। दिख रहा था चाइना में इतनी फास्ट डेवलपमेंट हो रही थी इंटरनेट की, तो दिख रहा था कि चाइना, लैटिन अमेरिका, ब्राजील और इंडिया, ये 3 मार्केट्स हैं। तो फिर कहीं और जाओ, उससे अच्छा अपने देश जाओ, इंडिया जाओ। तो मेरे को भी वो था, मतलब ये नहीं कि स्वदेश देखी और बल्ब जागा, बट मेरा बल्ब भी 8-9 महीने से ऐसे ऑन ऑफ हो रहा था। एंड देन आई मेड अप माई माइंड, एंड यू वोंट बिलीव, लाइक कई लोगों के माँ बाप बहुत खुश होते हैं, मेरे माँ बाप तो बिल्कुल खुश नहीं थे। मतलब लड़ाई यहाँ फोन पे हो रही है, मैंने कहा मैं बात नहीं कर रही आपसे 2 महीने, मेरी लाइफ है, मुझे जो करना है, अभी तक आपने जो बोला है करते जाओ अपने हिसाब से। तो आई थिंक वो थोड़ा फ्रिक्शन पीरियड रहा, बट मैंने डिसाइड किया, सब पैकअप किया और मैं आ गई। और वो भी मुझे एक्चुअल काम करना था फाइनेंस में। तो मैंने बहुत सारे, जैसे ग्रामीण फाउंडेशन, ऐसे 5-6 कंपनीज में अप्लाई किया कि भाई मेरे को प्रो बोनो काम करना है, बिकॉज आई वांट टू सी कि इंडिया में काम करना है, हाँ गाँव में क्या हो रहा है, अलग अलग मॉडल्स जो चल रहे हैं फाइनेंस में। माइक्रो फाइनेंस मॉडल चल रहा था, एक बीसी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल चल रहा था, हो क्या रहा है। तो उससे फिर मेरा वो एक्सपीरियंस पूरा करके 6-9 महीने करके फिर मेरा सेकेंड बल्ब जला कि भाई टेक से ही होगा, और कोई तरीका नहीं है पहुंचने का सब जगहों में। तो ये मेरा माइंडसेट बन गया कि टेक स्टार्टअप करनी है। और ये भी नंबर दिख रहे थे कि लाइक पहले 20 मिलियन यूजर थे उस टाइम पे, ये 2009 की मैं बात कर रही हूँ। इंडिया के मोबाइल इंटरनेट या टोटल इंटरनेट ब्रॉडबैंड मिला के कस्टमर्स कुछ 20-25 मिलियन से ज्यादा नहीं थे। तो तभी मेरी मुलाकात मेरे को फाउंडर से हुई। उनको भी ये क्लियर था कि, और वो चिप डिजाइन का काम करते थे, तो उनको दिख रहा था कि चाइना में कितनी फास्ट स्मार्टफोन्स जा रहे हैं और टेक बिजनेसेस, इंटरनेट बिजनेसेस बन रहे हैं, एंड उनको भी करनी थी स्टार्टअप। और ऐसे हमारे थोड़े विचार मिले और हमने सोचा कि अब अगर टेक प्लेटफॉर्म बनाना है और फाइनेंशियल सर्विसेज करना है तो आप कैसे करोगे, मतलब आप लोगों तक पहुंचोगे कैसे। तो सबसे पहले तो उनकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो इसीलिए फिर हमने मोबीक्विक को एस्टैब्लिश किया एज योर डेली लाइफ वॉलेट, कि आपकी रोज़मर्रा की जो पेमेंट्स हैं, आपको अपना फ़ोन का बिल पे करना है, आपको अपना बिजली का बिल पे करना है, तो वहाँ से हमने शुरुआत की मोबीक्विक की। और कैसे शुरुआत की, आई थिंक कीर्ति नगर से मैंने डाइनिंग टेबल खरीदा था 5-6 हज़ार का, और डाइनिंग टेबल रखा, दोनों ने अपने अपने लैपटॉप लगाए, मैं भी लैपटॉप भी शायद सेकंड हैंड थे, चालू किया, बस ऐसे शुरू हो गए बैठ के। सो अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी कंपनी एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है, मेरी कंपनी इसलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है,
800 मिलियन इंडियंस के पास, 800 850 के पास यूनिक के पास बैंक अकाउंट है। उसमें से टॉप 100 मिलियन प्राइवेट बैंक्स के पास है, बाकी सबका खाता सरकारी बैंक अकाउंट में। ठीक है, क्या बात कर रहे हो? यस, इतना डिफरेंस है? इट्स लाइक 12-15% ही प्राइवेट बैंक से, बाकी सब 100 का 120 होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब सबके यूजर्स 15, 10, 20 ऐसे ही हैं, उससे ज्यादा नहीं है। और कितने प्राइवेट बैंक है, उंगली पे गिन सकते हो। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि आप कोई छोटे शहर में या इंसान बंदा है, बंदी है, 30,000 40,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, 30 से 50,000 जो इंसान कमा रहा है, जिसका अपना बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड है, वो गरीब नहीं होता है। बट अगर वो इंसान अपने बैंक में जाए और बोले कि मेरे को लोन चाहिए, नहीं मिलेगा। अगर वो बोले कि मैंने सुना है रिचर गेटिंग रिचर, मेरे को तो एफडी रेट 6% मिल रहा है, सेविंग्स रेट 3-4% है, बट पीपल अपेरेंटली आर अर्निंग इन डेट फंड्स, मनी मार्केट फंड्स, मेरे को भी बताओ 9-10% कैसे यील्ड बन सकता है, मैंने भी पैसा इकट्ठा कर लिया 1 लाख, कोई उसको एडवाइस नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम है इंडिया की कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है ही नहीं। वेदर इन्वेस्ट करना है, इंश्योरेंस करना है, क्रेडिट प्रोडक्ट्स चाहिए, वो कार्ड हो, ऑटो लोन हो, बिजनेस लोन हो, वो सब कुछ सिर्फ लाखों में मिलते हैं, हजारों के लिए नहीं मिलते। और जो इंडिया का एवरेज इनकम है वो तो यार 35,000 से भी कम है। मैं तो फिर भी 30 से 50,000 की बात कर रही हूँ, विच इज मिडिल इंडिया, 400-500 मिलियन इंडियंस। दैट इज द अपकमिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया, दैट इज द मिलेनियल ऑफ इंडिया। एंड उनको टेक्नोलॉजी यूज करने में कोई झिझक नहीं है। They will use technology and they will find freaking कोई भी छोटी से छोटी ऐप है जो उनको दे दे, वो उनको तो नीड है ना यार, it's not about convenience। चलो कुछ के लिए सिटीज में जैसे हमारे जैसे लोग भी फिनटेक एप्स यूज कर रहे हैं, हम कन्वीनियंस के लिए यूज कर रहे हैं, बट वी आर वेल बैंक्ड, वेल सर्व्ड। बट कंपनीज लाइक माइन एटलीस्ट एग्जिस्ट टू सॉल्व द नीड फॉर मोस्ट ऑफ इंडिया, विच नोबडी सॉल्विंग टुडे। अब मुझे बताओ कि आपने सिटीज़ में बहुत सारे सिटी आप रह चुके हो, बहुत सारे शहरों में, और आपने बहुत सारे गाँव में भी जाके काम किया, विलेजेस में। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों के चैलेंजेस अलग अलग कैसे हैं? क्योंकि जब भी हम इंडिया की बात करते हैं, यूजुअली लोग ना इंडिया को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके बात करते हैं कि इंडिया भारत वर्सेस स्टोरी जो है, या Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 सब अलग अलग को बांट के रखा है हर जगह। कहीं पे भी एकदम सेंट्रलाइज्ड की बात नहीं करते कि पूरे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है। यूजुअली लोग अलग अलग बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या, एक तो पहले होता है ये डिफरेंस है, दोनों की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं है, और हैं तो क्या है? क्या है विलेज में जो डिफरेंट है जो टॉप इंडिया में नहीं? देखो, पहली प्रॉब्लम तो क्लियर है, वो ये है कि पैसों की प्रॉब्लम तो हर जगह है, जिसको कि कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज कि पैसा आप सेव कैसे करो, पैसा आप लोन कैसे लो, पैसा आप इन्वेस्ट कैसे करो, इंश्योर कैसे करो, अपने लिए भी और अपने बिजनेस के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया की 1.4 बिलियन की आबादी में से 70 से 80 मिलियन से ज़्यादा लोगों को कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं मिला है। ठीक है, तो मतलब लेस देन 7% ऑफ इंडिया को कोई भी पैसे से रिलेटेड सुविधा मिली है। बैंक अकाउंट मिल गया है, 800 मिलियन लोगों के पास बैंक अकाउंट है और डेबिट कार्ड है, बट उसके सिवाय कुछ नहीं है। अब कोई इंसान, मान लो माँ बाप ने पढ़ा लिया, हाई स्कूल की पढ़ाई कर ली, बॉम्बे में उसकी जॉब लग गई किसी की, आएगा तो पहले 6 महीने का उसको देना है क्या, फ्लैट में रहने का डिपॉजिट, कहाँ से लाएगा? नहीं हो सकता। किसी का, अभी मैंने आपको अपना एग्जाम्पल बताया कि मैं गई स्टैनफोर्ड, मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई, इंडिया में कहाँ मिलती है? किसी को बहुत अच्छी जगह एडमिशन मिल गया, भाई उसके माँ बाप के पास नहीं है पैसे, तो कहाँ से लाएगी? लोन तो इजीली मिलता नहीं है। तो ये मैं कह रही हूँ कि पैसों की प्रॉब्लम हर जगह है। बट अब उसमें अगर मैं बॉम्बे का एग्जांपल लूँ, आपकी क्या बांद्रा की प्रॉब्लम अलग है और चांदीवली की प्रॉब्लम अलग है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। और फिर आपको नेक्स्ट लेना है तो वो जो लोकल ट्रेन के एजेस पे जो जगह हैं उनके, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, विरार और वो जगह। बट प्रॉब्लम हर जगह वही है कि किसी को अपनी दुकान में कुछ इंप्रूव करना है, प्रोडक्ट लाने हैं, उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है। किसी को अपना बिजनेस बनाना है, उसके लिए वर्किंग कैपिटल नहीं है। किसी के पास 2 कैब्स का बिजनेस है, उसको एक और कैब लेनी है। इतनी आसानी से इंडिया में कुछ मिलता नहीं है फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम पे। ये प्रॉब्लम कॉमन है। अब इसमें एक डिफरेंस है जो आपने बोला, जो लोग
मान लीजिए 60,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं महीने का, अब वो कहीं भी रह रहे हो, अब वो कन्याकुमारी में रह रहे हैं या चेन्नई में रह रहे हैं या दिल्ली में या बॉम्बे में रह रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि उनको सब जल्दी चाहिए और कन्वीनियंटली चाहिए और मिनिमम पेपर वर्क के लिए चाहिए। तो उनकी प्रॉब्लम्स को मैं नाइस टू हैव कैटेगरी में बोलती हूँ। जैसे आपको लोन चाहिए, आपके यहाँ जितने लोग काम करते हैं उनको मिल जाएगा। उनको है कि मेरे को बेस्ट कौन देगा, बेस्ट प्राइस कौन देगा, कम पेपर वर्क कौन देगा और जल्दी कौन देगा। बट भाई जो बंदा यहाँ पे चाल में रह रहा है उसको तो देगा कौन, उसकी तो प्रॉब्लम नीड की है। जो बंदा गांव में अपना खेती का काम कर रहा है उसको उसके लिए चाहिए, उसकी प्रॉब्लम नीड की है। वो कन्वीनियंस की प्रॉब्लम नहीं है, वो प्राइसिंग की प्रॉब्लम नहीं है। पेपर 1000 पेपर ले लो, 2 तो सही मेरे को, वो नीड की प्रॉब्लम है। वहां तक पहुंचे ही नहीं है प्रोडक्ट्स। तो मुझे एक बात बताओ कि इतने बैंक अगर आप बोल रहे हो बैंक अकाउंट है, 800 मिलियन लोग का बैंक अकाउंट है, मतलब लगभग 60-70% पेनिट्रेशन बैंक अकाउंट का हो गया है पूरे इंडिया में। तो जब बैंक अकाउंट है मेरे पास पैसा जो आ रहा है वो बैंक में मैं जमा कर रहा हूँ, भले 100 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपये, करोड़ रुपये जो मेरे को जमा करना है मैं जमा कर रहा हूँ। तो मैं बैंक के पास ही जाके क्यों नहीं ले सकता? बैंक क्यों नहीं दे रहा है मुझे? मतलब व्हाट इज़ द प्रॉब्लम जो बैंक सॉल्व नहीं कर पा रहा है और आप लोग कर रहे हो? देना चाहिए, बैंक को देना चाहिए, बट बैंक दे नहीं पा रहे हैं। उसका कारण है कि कुछ ही बैंक्स हैं जिन्होंने सेल्फ सर्व डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए हैं, टेक प्लेटफॉर्म बनाए हैं। अब टेक प्लेटफॉर्म से सबसे बेहतर बात क्या होती है, सबसे बड़ा बिजनेस बेनिफिट क्या है? एग्जाम्पल लोन का ही ले लेते हैं, बट ये इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, किसी भी चीज के लिए वैलिड है। कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए आपका एक कॉस्ट लगता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब अगर आपका ब्रांच बेस्ड मॉडल है, वो भले ही कितना छोटा बैंक हो, कितना ही छोटा एनबीएफसी हो, तो एक फाइल है जो एक सेल्स वाला कलेक्ट करेगा पेपर वगैरह, फिर अपने मैनेजर को देगा, फिर क्रेडिट अंडरराइटिंग में जाएगा, ऐसे कर करके वो फाइल प्रोसेस होगी। तो एक फाइल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट है। जब आप ब्रांच बेस्ड मॉडल में करते हो कॉस्ट हाई होता है, कुछ हजारों में है। तो अगर आपका कॉस्ट ही हजारों में है तो आप किसी को 40-50 हज़ार का लोन कैसे दोगे? आपका तो प्रॉफिट ही नहीं बनेगा ना, आप तो लॉस में है, कर ही नहीं सकते, क्योंकि फिजिकल ब्रांच से ले रहा है लोगों को। हाँ, ब्रांच का कॉस्ट है, ब्रांच का लीज है, ब्रांच का स्टाफ है, वो सबका कॉस्ट भी तो लोडेड होता है ना पर प्रोसेसिंग कॉस्ट में। जैसे एटीएम में पर चीज का कॉस्ट है, वैसे ही ब्रांच में कोई भी चीज करने का पर इंसान का पर प्रोसेसिंग कॉस्ट करते हैं। तो इसलिए वो सिर्फ बड़े लोगों को लोन देते हैं, छोटे को देते हैं जहाँ पे पैसे बने, जहाँ पे आपका पीएनएल मतलब आपका रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा, तभी ना आप वो लोन दोगे। जब मुनाफा नहीं है तो आप घाटे में थोड़ी ना दोगे, ठीक है कि। और कोई चाहता भी नहीं है, अगर बैंक घाटे में है तो आप चाहते हो अपना पैसा उसमें रखना, नहीं रखना चाहता कोई भी। तो उनकी भी गलती नहीं है। अब कई लोग बना रहे हैं, कई बैंक्स बहुत तेजी से अपना टेक बना रहे हैं। अब टेक प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि कुछ लोग हैं जो वहां काम कर रहे हैं, बट उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जो ऑटोमेटेडली सब कुछ प्रोसेस कर रहा है। तो एक्चुअल प्रोसेसिंग, फाइल प्रोसेसिंग कॉस्ट तो जीरो है, या जो भी, अगर आप वो सबका कॉस्ट उस पर कैलकुलेट करके अमोर्टाइज करके लगा लो तो भी कुछ पैसे होगा। तो अब मैं आपको 1,000 का लोन दूं या 1 लाख का या 50,000 का, मैं सबको दे सकती हूँ क्योंकि मेरा कॉस्ट सेम है। इसीलिए टेक इज अ वेरी बिग, मतलब डेमोक्रेसी। वो एक टेक प्लेटफॉर्म को नहीं दिख रहा कि सामने वाला आदमी इंग्लिश बोलता है या नहीं, उसने कॉलेज की पढ़ाई की है नहीं, उसकी तनख्वाह 1 लाख है या 50 लाख है या 10,000 है। वो डेमोक्रेटिकली इवैल्यूएट हो रहा है क्योंकि कॉस्ट उसका सेम है सबके लिए। ओके, सो प्रॉब्लम बैकग्राउंड से ज्यादा प्रोसेसिंग की है, डिस्ट्रीब्यूशन। विच इज व्हाई आपको याद होगा मैंने बोला ऐसे एक गांव में कितने लोग भेजोगे, कितने 100 साल लग जाएंगे। बट अगर आपके पास मोबाइल है, अब आप भिलाई के अंदर हो या आप अगरतला के अंदर हो, आप मोबीक्विक जैसे प्लेटफॉर्म से तो जुड़ ही सकते हो ना। आपके पास मोबाइल है, मेरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है ऑनलाइन, आप ऐप डाउनलोड करो, आप यूज करो। तो अब जैसे मान लो मोबीक्विक है, ठीक है, अब मुझे लोन चाहिए तो मोबीक्विक लोन दे देगा, ठीक। लेकिन अब बैकग्राउंड टेस्ट कैसे करते हो? अब जैसे आपके यहाँ सुना मेरा बैंक अकाउंट है, आपको पता नहीं है मैं आपको वापस दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। तो इसका ये मेन चीज है कि मोबीक्विक के पास अभी 140 मिलियन यूजर्स हैं और 4 मिलियन मर्चेंट्स हैं जिनको हमने एक्वायर किया है पिछले 13-14 सालों में, जब से हम काम कर रहे हैं इंडिया में। तो मर्चेंट्स क्या होते हैं? दुकानदार। ओके, जो लोन देंगे। नहीं, ओके, जो दुकानदार पे हमारा QR कोड लगा है जहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। देखिए, हमने शुरुआत पेमेंट से की है, तो हम पहले यूजर्स को भी और रिटेलर्स को, दुकानदारों को भी, किराना वालों को भी
पेमेंट्स के लिए एक्वायर करते हैं। और इसी बात पे मैं बोलना चाहती थी, आप अगर अभी मोबीक्विक ऐप डाउनलोड करेंगे आपको लोन नहीं मिलेगा। आप मोबीक्विक ऐप डाउनलोड करेंगे क्योंकि हमारा वॉलेट ड्रिवन सिस्टम है, आप उस पर KYC करेंगे बैंक टाइप का, तो हम आपकी आइडेंटिटी वगैरह चेक करेंगे, फिर आप ट्रांजैक्शंस करेंगे। आप ट्रेन टिकट बुक करिए, आप बिजली का बिल भरिए, फ़ोन का बिल भरिए, खाना ऑर्डर करिए स्विगी या जोमेटो से, जितनी भी ऑनलाइन बिल पेमेंट या आपके आसपास की जगह में पेट्रोल भरवाइए मोटरसाइकिल में, ये सब आप ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उसका एक डेटा बनता जाएगा। वो डेटा के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आपको लोन देना है या नहीं और कितना देना है, क्योंकि उससे आपका पूरा प्रोफाइल बन जाता है हमारे पास। तो पहले मैं ऐप डाउनलोड करके यूज़ करना स्टार्ट करूँगा, साल भर मैंने यूज़ किया, उसके बाद आप केस बना के बता दो कि यार मैं एलिजिबल हूँ 5 लाख लेने के लिए, 10 लाख लेने की, 15 लाख लेने की, हमें दिख गया तुम कितना स्पेंड करते हो, तुम हर महीने कितना खर्चा कर पाते हो। करेक्ट, सही। ओके, सो ये इसका कोई मैथ होता है, कैसे होता है, लाइक हाउ डू यू, अब कोई इंसान जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, अब मेरी इनकम की मान लो मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं खर्चा मोबीक्विक से सिर्फ 500 रुपये करता हूँ, तो मुझे लोन टेक्निकली ज़्यादा मिल जाना चाहिए। नहीं, तो हम सिर्फ आप जो मोबीक्विक पे कितना खर्चा कर रहे हो वो नहीं देख रहे हैं, हम आप बाकी क्या खर्चा कर रहे हो वो भी देख रहे हैं। तो हमने मोबीक्विक में बहुत सारी चीज़ बना ली है, स्पेंड एनालिसिस बना लिया है, तो लोग अपना बाकी अकाउंट्स कनेक्ट कर देते हैं। आप मोबीक्विक से UPI पेमेंट्स भी कर सकते हो, तो हम आपके UPI ट्रांजैक्शंस भी देखते हैं। हमने अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क भी सेटअप कर लिया है, तो हम डेटा सिर्फ हमारी पेमेंट का नहीं कलेक्ट करते हैं, आप जितना भी स्पेंड कर रहे हो डिजिटली हम वो सब फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप डायरेक्टली जितना करोगे वो तो हमें दिखता ही दिखता है। ठीक है, तो बड़ी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट डू यू फील देयर आर 3 प्रॉब्लम्स जो इंडिया में यूजुअली फाइनेंस को लेके लोग बात करते हैं, राइट। फर्स्ट इज कि लोगों को ये नहीं पता अपना पैसा बेहतर तरीके से सेव कैसे करें और इन्वेस्ट कैसे करें उसे। लोगों को ये नहीं पता कि मैं मेरे पैसे पे बैंक में पड़ा वो कम होते जा रहा है, मैं उसको बढ़ाऊँ कैसे। जैसे काफ़ी रईस लोग, अमीर लोग करते हैं, बढ़ाते जाते हैं पैसे, मैं कैसे बढ़ाऊँ मुझे पता नहीं है। और मैक्सिमम एक थोड़ा डिस्ट्रस्ट भी होता है, क्योंकि डर लगता है कि आज तक जिन्होंने हमारे पास वालों को एडवाइस दी थी जो उन्होंने तो डुबा दी है, तो मैं इनकी नहीं सुन के लगा रहा, राइट। इसलिए लोगों को लगता है कि भाई जो बैंक FD दे रहा है 4%, 5%, 6%, जो भी रख लो। सो एक तो ये प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम है कि मुझे इंश्योरेंस मैं नहीं लेता, क्योंकि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम है। ओवरऑल हम ऐसी कंट्री है जहाँ पे हम प्रिवेंट में ज़्यादा बिलीव ही नहीं करते हैं। हाथ के हाथ जो हुआ अभी हाथ दो कर लो। लोगों को भरोसा ही नहीं होता है कि आज अगर मैं पैसे दूंगा तो 25 साल बाद अगर मेरे साथ कोई दिक्कत हुई तो कोई ले लेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि 25 साल तक कंपनियाँ नहीं बचती, तो लोग सोचते हैं भाई मेरा पैसे ही चले जाएगा। एंड देन थर्ड प्रॉब्लम आती है, दैट इज़ कि मुझे आज बिजनेस करना है तो मैं अब लोन कैसे लूँ। मुझे अगर मैं नॉर्मल जॉब सैलरीड इंसान भी हूँ, तो जैसे आपने बोला पढ़ाई करानी है मेरे बच्चों को, तो लोन कैसे लूँ। मुझे बाहर जाके नए शहर में रहना है तो 3 महीने का डिपॉजिट कैसे लाऊँ। और इवन इनफैक्ट छोटी चीज़ की मुझे अब इस दिवाली है मेरे को बड़ी टीवी खरीदनी है, मुझे मिक्सर खरीदना है मुझे, करेक्ट, तो उसके लिए छोटे छोटे EMI में मैं कैसे लूँ, राइट। ये तीसरी लोन वाली प्रॉब्लम है कि मैं पैसा आज एडवांस में कैसे ले लूँ, क्योंकि मेरे पास तो सैलरी हर महीने 1 लाख रुपए आ रही है या 10,000 आ रही है, 25,000 आ रही है, मैं धीरे धीरे 500 1,000 करके भर दूंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम व्हाट डू यू थिंक इज इंडिया की? ये तीनों ही प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ये तीनों ही प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और इसमें से बाय द वे सभी के नंबर 7% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन से कम पे है। पेनिट्रेशन सब में 7% से कम है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस की और पुअर है, मतलब इंश्योरेंस 7% इंडिया के पास भी नहीं है। और मैं सिर्फ जो आप बोल रहे हो टर्म लाइफ इंश्योरेंस की, अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरी फैमिली को कुछ मिल जाए, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मतलब आप हेल्थ इंश्योरेंस, स्कूटर इंश्योरेंस, सब कुछ मिला लो, सब कुछ मिला के सबके नंबर्स बहुत कम है। यही मैं सब मिलाने के बाद भी 7% नहीं। हाँ जी, देखिए हम बबल में रह रहे हैं। शहरों में जो लोग टॉप 100 मिलियन मतलब टॉप 10 करोड़ जो लोग हैं वो अपने बबल में रह रहे हैं। हमें सोचना चाहिए, याद करना चाहिए हम कैसे रहते थे 10-15 साल पहले, और इंडिया की मैक्सिमम आबादी आज भी वैसे ही रह रही है। अभी तक उनके पास सब कुछ नहीं पहुंचा है। हम लोग थोड़ा पढ़ लिख के आगे बढ़ गए लाइफ में। अभी 500 मिलियन लोग वही ब्रिज क्रॉस करके अगले 10 साल में वहां पहुंचेंगे, होपफुली, थैंकफुली, जहां अभी हम पहुंचे हैं। ये बेसिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जो नहीं है लोगों के पास, ठीक है ना। तो आपने बोला कौन सी प्रॉब्लम बड़ी है, मतलब मुझे तो सारी प्रॉब्लम्स बड़ी दिखती है। अभी हम मोबीक्विक में 2 प्रॉब्लम्स पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक
कि लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने की सिंपल एडवाइस कैसे दी जाए। तो मतलब प्रोडक्ट्स हम नहीं बनाते, प्रोडक्ट्स सब बैंक बनाता है। हमारा एज अ फिनटेक क्या काम है कि प्रोडक्ट्स को क्यूरेट करो, सिंप्लीफाई करो और ऐसे तरीके से प्रेजेंट करो कि आम इंसान को जिसने 10वीं 11वीं 12वीं तक भी पढ़ाई की है उसको समझ में आना चाहिए कि आप कैसे कर सकते हो। और रिस्क समझो। जैसे अब हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप बहुत सिंपल चीज़ है, आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपको एकदम सेफ रहना है तो आप इनमें इन्वेस्ट करो, अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है बट आपका रिटर्न भी हाई आएगा तो आप ये बंडल में इन्वेस्ट करो। फिर हमने कुछ ऑल्टरनेटिव डेट प्रोडक्ट्स भी डाल दिए जिसमें आप 10-12% भी कमा सकते हो। अब हम उसमें और प्रोडक्ट्स भी ऐड करने वाले हैं बिकॉज हमें दिख रहा है कि जो यंग इंडिया है वो कोई गांव में भी हो, अगर उनको कोई जरिया मिल रहा है जिसमें वो सेफली थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा चाहते हैं तो उनको कमाना चाहिए। बिकॉज मान लीजिए अभी किसी ने कॉलेज से पढ़ाई खत्म की है और वो कोई जॉब कर रहे हैं, कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं, 30-35 हज़ार उनको मिल रहा है, वो कुछ कुछ पैसे जोड़ रहे हैं, मे बी उनको आगे पढ़ाई करनी है, मे बी उनको अपना बिजनेस डालना है, तो वो पैसा 5-6% पे क्यों पड़ा रहे, जो भी वो जोड़ पा रहे हैं हर महीने 5,000 भी अगर आप जोड़ रहे हो उसको कंपाउंड करो ना यार, आप बेस्ट रिटर्न गेन करने की कोशिश करो। अब शेयर मार्केट में लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होने की ज़रूरत है, अब सबके बस का नहीं है वो, तो ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंप्लीफाई इन्वेस्टमेंट्स पे हमारा एक फोकस है और दूसरा फोकस हमारा जो आपने कहा डिफरेंट लोन की नीड्स है। कुछ लोगों को लोन चाहिए 15-20 दिन के लिए या 30 दिनों के लिए और कुछ घर के लिए ही लाना है और वो अगली सैलरी आने पे पे कर पाएंगे, तो वो उनके लिए। कुछ लोन्स हैं जो लोगों को कोई बड़ी चीज़ लेनी है और वो 12 महीने या 2 साल में ही पे करवाएंगे हर महीने किस्त के, तो उस टाइप के पर्सनल लोन प्रोडक्ट। फिर जो हमारे दुकानदार हैं हमारे नेटवर्क में जिनको हमने जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पेमेंट्स हमारे मोबीक्विक के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं, तो उनके लिए भी अब प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं ताकि उनको भी वर्किंग कैपिटल लोन्स इजीली मिले। बिकॉज बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जिनको वो स्केल नहीं पहुंचा उनका, जब तक वो 1,50,00,000 के स्केल पे नहीं पहुंचेंगे तब तक उनको बैंक से कुछ नहीं मिलना। प्लेटफॉर्म्स पे ट्रस्ट कैसे किया जाए, क्योंकि पहले प्लेटफॉर्म्स की जगह ना एडवाइजर्स होते थे, जैसे आप बोल रहे हो कि आप डेमोक्रेटाइज कर रहे हो और आप हर जगह फैला रहे हो। पहले छोटे छोटे एडवाइजर्स आते थे और वो बोलते थे कि ए म्यूचुअल फंड ले लो या इधर डेट फंड में लगा दो, और वो वही बताते जिनमें उनका मोटा कमीशन बनता है। तो प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि एज योर प्लेटफॉर्म और एज एनीबडीज प्लेटफॉर्म, वो तो पैसे तब कमाएंगे जब वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचेंगे जिनमें उनका 1% कमीशन करके 4% कमीशन होगा, राइट, या 10% कमीशन होगा। सो इजंट लाइक दैट्स अ क्वेश्चन कि जो प्लेटफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूटर ही है, हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात सुन के ही उस चीज़ में लगाएं जो डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है। तो देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं और इस पर बहुत ही रिसेंटली भी सेबी ने एक और नोटिफिकेशन निकाला है। सेबी की एक लिस्ट है रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, सेबी की वेबसाइट पे आप वेरीफाई कर सकते हो कि कौन उनके साथ रजिस्टर्ड है एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। और अगर आप रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो RIA तो आप किसी भी फंड से कोई कमीशन नहीं ले सकते। अच्छा, आपको एडवाइजरी फी अपने कस्टमर से लेना अलाउड है बट आप किसी से कोई कमीशन नहीं ले सकते कि मैं आपका म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेचूंगी। तो हम जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स कर रहे हैं उसमें हम किसी से कमीशन नहीं ले रहे। नाइस। और आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है क्लैरिफाई करना और लोगों को चेक भी करना। तो ये कंज्यूमर अवेयरनेस हमें बढ़ानी है कि भाई आप वही प्लेटफॉर्म से लीजिए जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, विच मीन्स कि उनको किसी से कट नहीं मिल रहा। और ये कैसे देख सकते हैं कि जो आपने बोला रजिस्टर्ड सेबी एडवाइजर हो, तो जो एक तो रजिस्टर्ड सेबी एडवाइजर है, सबका RIA नंबर है। अब तो खैर मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, इस पे नोटिफिकेशन आई है कि कोई फिनटेक इन्फ्लुएंसर भी नहीं बन सकता अनलेस वो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, जिसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है सेबी का, जस्ट सो यू नो। तो ऐसी बहुत ही कम कंपनीज हैं, आई थिंक 1000 कंपनीज होंगी या 1000 इंडिविजुअल्स होंगे जो शायद या कुछ हज़ारों में होंगे जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। ऐसे ही प्लेटफॉर्म से आप करिए ट्राई, और उसमें भी जो भी प्लान्स वो लिस्ट कर रहे हैं उसमें उनको ज़रूर दिखाना पड़ेगा कि ये रेगुलर प्लान है या डायरेक्ट प्लान है। अगर रेगुलर प्लान है तो उनको कमीशन मिल रहा है, अगर डायरेक्ट प्लान है तो उनको बीच में कोई कमीशन नहीं मिल रहा। तो वो आपको अगर कोई बंडल बना के रिकमेंड कर रहे हैं कि मान लीजिए आपकी रिस्क एपेटाइट
ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 5 है या 3 है, तो अकॉर्डिंगली आपको बंडल्स दिखाएंगे कि आप ये बंडल सबका थोड़ा थोड़ा ले लो, तो उसमें से उनसे कुछ नहीं मिल रहा, ये क्लियर है। ये तो सेबी ने बहुत अच्छे से रेगुलेट किया है सेक्टर को। तो हर प्लेटफॉर्म का जब भी आपको प्लेटफॉर्म कुछ बोल रहा है कि ये ले लो वो ले लो, तब उनको RIR नंबर देखना चाहिए। अगर है तो फिर ट्रस्ट कर सकते हैं हम लोग, नहीं तो नहीं कर सकते क्योंकि उनको कमीशन नहीं मिल रही। क्योंकि अगर कमीशन नहीं मिल रही देन तो प्लेटफॉर्म खुद ही चाहता है कि भाई तुम पैसे बनाओ, नहीं तो ऐसा प्लेटफॉर्म मैं नहीं कमा पाऊंगा। सो देखिए, हम तो इसीलिए चाह रहे हैं कि एक तो मुझे आम आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, दूसरा ये है कि अगर हम फुल फ्लेश्ड एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बन रहा है कि आपको पैसे से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए जो आपको आपके बैंक से नहीं मिल रही है वो आपको मोबीक्विक से मिलेगी। तो मुझे तो ट्रस्ट गेन करना है, एंड मैं तो चाहती हूँ कि आपका पैसा बनता जाए ताकि आप हर कुछ दिनों में आके देखो कि आपका कितना पैसा बना है, ताकि आप अपने दोस्तों को रेफर करो, अपने फैमिली को रेफर करें। और फ्लिप साइड, जब आपको जरूरत पड़े एजुकेशन के लिए, लैपटॉप खरीदना है, कुछ करना है जिसके लिए आपको लोन चाहिए, तब आप लोन लीजिए। टेल मी, आपने ना US में काम किया, पेपैल जब US का फर्स्ट मतलब मॉडर्न डे पेमेंट रेवोल्यूशन था जो पेपैल के थ्रू स्टार्ट हुआ था। US और इंडिया में क्या डिफरेंस है पेमेंट सिस्टम्स में? US हमसे पहले ये तो आगे है कि नहीं? देखो, आज से 14 साल पहले जब मैं वापस आई थी भारत, तब US हमसे आगे था। और उनकी इकोनॉमी ज़्यादा डिजिटल है, इसलिए वो आगे तो हैं। मुझे याद है जब मैं आई थी, मैंने शुरू किया था, जिससे बात करो मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स, डिजिटल पेमेंट्स करेगी, ये तो कैश का देश है, ये तो कैश चलता है यहाँ पे, कौन करेगा डिजिटल यूज। बट देखो काफी बदला है, मतलब बहुत बदला, बट आज भी बोलते हैं लोग बोलते होंगे, बट दुकानदार से पूछो ना कि QR से कितनी पेमेंट हो रही है, कितनी बार फोन चेक करता है और कैश कितना आ रहा है। तो काफी बदलाव आया है और अभी अगले 5-10 साल और आएगा। तो तब इंडिया पीछे था, बट पिछले 8-10 साल में बहुत कुछ हुआ है। स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बहुत बढ़ गई है, उसमें भी पहले एज होता था, अब 2G 3G 4G तक हम पहुंच गए हैं। और उसके बाद डिमोनेटाइजेशन हुआ है, और उसके दौरान ही UPI भी आया है। तो उससे जो डिजिटल पेमेंट्स की बढ़ोतरी हुई है इंडिया में बहुत हुई है। आज मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आपको बोल रही हूँ कि इंडिया डिजिटल पेमेंट्स में और फिनटेक में, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में, फिनटेक इज शॉर्ट फॉर्म फॉर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में बहुत आगे है, और मे बी शायद नंबर 1 पे भी हो, और अगर नहीं है तो बन जाएगा। बिकॉज एक डिफरेंस है, ये वो टेलीकॉम वाली बात है कि बड़े कंट्रीज में CDMA पहले आ गया था, तो उनको CDMA निकाल के GSM लगाना पड़ा। हमारे यहाँ था ही नहीं टेलीफोनी, सीधा GSM आ गया, तो हर जगह जल्दी फैल गया। अब वही है, तो जब मैं आई थी तब हम बहुत पीछे थे, बट पिछले 10-15 साल में इंडिया में रियली बहुत कुछ हुआ है चेंज। और अब फिनटेक इंडिया जो मार्केट है वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट फिनटेक मार्केट मानी जाती है। दैट इज वाई दिस इज द सेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई है पिछले 10 सालों में फ्रॉम ग्लोबल वेंचर कैपिटलिस्ट्स। So that is, so first would be US or China? US. Second China and third India. Yeah. So India third largest fintech economy है in the world. Okay. Tell me कि you said one thing कि इंडिया, हम लोग सोच रहे हैं कि हमें इंडिया का जो विजन है और अगले 5 से 10 साल या 15 साल के अंदर ये हो सकता है पॉसिबल, दैट इज़ कि इंडिया को 3rd लार्जेस्ट पावर बनना है इन द वर्ल्ड, राइट? आज हम कौन सी रैंक पे हैं और हम 3rd लार्जेस्ट कैसे बन पाएंगे? आई थिंक अभी हम 5th से 4th पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई थिंक बहुत कुछ चेंज हुआ है, बट आई थिंक हमें अपने आप को क्रेडिट भी देना चाहिए, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन इंडिया में 90s में हुआ है, 92 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 91-92 में प्राइवेटाइजेशन हुआ है कि इकोनॉमी के बहुत सारे सेक्टर्स खुले हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कि भाई कोई भी आओ, इन्वेस्ट करो और बनाओ। पहले तो सब कुछ गवर्नमेंट के पास ही था, तो क्लोज था और एक स्लो पेस पे ग्रो कर रहा था। और कुछ सेक्टर्स में हमने बहुत अच्छा किया है, जैसे फर्स्ट वेव आई थी जिसमें आउटसोर्सिंग कंपनीज बन गई, HCL, विप्रो, इन्फोसिस, TCS। अब जो वेव चल रही है उसमें हम मेक इन इंडिया इंटरनेट टेक बिजनेसेस बना रहे हैं जो इंडियन कस्टमर के लिए बना रहे हैं, ये नहीं कि हम आउटसोर्सिंग करके बाहर दे रहे हैं। तो हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं, एंड हमारी अपनी ही इकोनॉमी में इतने कंज्यूमर्स हैं कि हमें बाहर का सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपोर्ट तो करेंगे कुछ चीज़ें।
और टेक्नोलॉजी हमारे जो कोर सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर हो गया, उन सब में भी आके हेल्प कर रही है हमें फास्टर एफिशिएंट काम करने के लिए. बट जैसे मैन्युफैक्चरिंग में चाइना बहुत आगे है, बट हम कोशिश कर रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि चिप्स भी यहाँ पे बनेंगी, राइट. तो सेमीकंडक्टर कंपनीज जो हमेशा से चाइना ताइवान वगैरह में थी, अब वो इंडिया में भी डलने लग गई हैं. तो ग्रोथ तो आएगी. दूसरा आप देखिए एंटरप्रेन्योरशिप रेवोल्यूशन, स्टार्टअप रेवोल्यूशन. तो अब मैं आपको कैसे बताऊं, जब हमने शुरू किया था, आज के डेट में तो अब एंजल इन्वेस्टर्स हर गली नुक्कड़ में मिलते हैं, सीड फंड्स तो बथेरे हो गए हैं. जब हमने स्टार्ट किया था तो ऐसा कुछ होता नहीं था. तो हमारे कैप टेबल पे कोई सीड नहीं है, कोई एंजल नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा वेंचर कैपिटल फर्म ही है. तब तक अपना ही पैसा लगाते थे, सब लोग ऐसे ही करते थे. तो आसान हो गया है. इट इज़ ईजियर टू डू अ स्टार्टअप टुडे, इट्स ईजियर टू. फिर पॉपुलर कल्चर में ईजी हो गया है. आपको विश्वास नहीं होगा, जो हमारा सेकेंड एम्प्लॉई था इन्फोसिस से, उसको लेके आए थे, इंजीनियरिंग फर्स्ट हायर था हमारा. उसकी लाइफ की प्रॉब्लम थी कि उसको शादी करने को कोई लड़की नहीं मिल रही थी, क्योंकि सबके बाप बोलते थे कि यार तू तो इन्फोसिस में काम कर रहा था एप्पल के लिए, तू ये छोड़ के मोबीक्विक में क्यों काम कर रहा है. रियली ट्रू स्टोरी. मतलब मेरे को उसकी फैमिली को कन्विंस करना पड़ा कि आप टेंशन मत लो, ये करोड़पति बनने वाला है, यू नो. तो बहुत चेंज आया है ना. अब तो शार्क टैंक हो रहा है, पूरी इंडिया मदर्स भी रियलाइज कर रहे हैं कि भाई स्टार्टअप भी कुछ होता है. तो लॉट ऑफ थिंग्स हैव ओपनड अप एंड आई थिंक इससे बहुत फास्ट ग्रोथ इंडिया में इससे भी आ रही है. जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस भी ग्रो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का ह्यूज इम्पैक्ट है. टेक्नोलॉजी से डिस्ट्रीब्यूशन इज बिकमिंग ईजियर. सो नाउ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर नॉट लिमिटेड जस्ट टू सिटीज. अब नाइकी के जूते आपको अमेजोन से छोटे जगह में भी डिलीवर हो रहे हैं. मैं कोविड में हिमाचल में एक छोटी सी जगह है तीर्थन, वहां जाके 2-3 महीने अपने फ्रेंड के घर में रही थी. तो अमेजोन वहां पे भी डिलीवर कर रहा है, फ्लिपकार्ट वहां पे भी डिलीवर कर रहा है, कुछ भी जो भी आपको चाहिए. तो ऐसे टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ रोल. कंज्यूमर्स हमारे स्मॉलर सिटीज और टाउन से भी बढ़ते जा रहे हैं, हमारी अपनी नीड बढ़ती जा रही है, एंड हम खुद भी बहुत कुछ बनाने लग गए हैं. तो ग्लोबलाइजेशन भी हो रही है, टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन भी इम्प्रूव हो रहा है, and the frontiers of sort of entrepreneurship have opened up. So हर चीज़ साथ में बढ़ रही है, इसलिए हम बढ़ रहे हैं. तो अब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं थोड़ी, ठीक है. आपने एक चीज़ बोली कि पहले आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ते थे, समझते थे. तो क्या पढ़ते थे और वो क्यों काम नहीं करी? टेल मी अबाउट इट. तो देखो, जब हमने स्टार्ट किया तो इंडिया में स्टार्टअप कुछ नहीं था. मतलब मुश्किल से कुछ कंपनीज थी, कुछ स्टार्टअप सैटरडे या संडे या ऐसे कुछ इवेंट्स होते थे. तो और ये कोई चीज़ें कॉलेज में और MBAs में भी पढ़ने को मिलती नहीं है. हाँ, ये पहले मतलब तो बिल्कुल भी नहीं था. ठीक है. और जैसे मैं प्रोडक्ट मैनेजर थी, मेरे दूसरे को फाउंडर जो हैं वो इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट थे. तो अब हमें मार्केटिंग, फाइनेंस, फंडिंग, ये सब कैसे समझ में आएगा. तो हम पढ़ते थे क्या पढ़ते थे, वाई कॉम्बिनेटर पढ़ते थे. अभी भी कुछ लोग हैं जो मैंने देखा है, पूरा दिन बैठ के ब्लॉग्स और इसे भी पढ़ते रहते हैं. तो पढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कंटेंट मत पढ़ो, इतना आपको अवेलेबल है इंटरनेट से तो आप पढ़ो. बट आई डोंट थिंक उसकी डायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी है. मतलब मैं खुद 6-7 साल US में रह के काम करके आई हूँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो डायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी नहीं है. एप्पल्स टू ऑरेंजेस है. जो वाई कॉम्बिनेटर पढ़ा या कोई भी किसी कंटेंट पे पढ़ा, वो तुम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते इंडिया के मार्केट में, इंडिया के बिजनेस में. मार्केट अलग है, बिल्कुल अलग है, डायनामिक्स अलग है. वहाँ पे जैसे चीज़ें हो रही है, जिस स्पेस पे हो रही है, यहाँ पे जैसे हो रही है, वो अलग है. सब कुछ ही अलग है. तो कैसे आप मतलब वहाँ पे ऐसा कोई गाँव ही नहीं है जहाँ पे फुल्ली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो. आप चले जाओ, मतलब कैलिफोर्निया के क्या टेक्सास के छोटे से छोटे गाँव में चले जाओ, आपको सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगे. अब यहाँ पे अगर आप ई-कॉमर्स बिजनेस बना रहे हो या फिनटेक बिजनेस बना रहे हो, आपको पहले तो हमने जब शुरू की थी 2011 के बाद एंड्रॉयड आया था, तो हम फर्स्ट थे एक्चुअली हमारे सेक्टर से एंड्रॉयड ऐप लॉन्च करने के लिए. तो हमारी प्रॉब्लम क्या थी तब? प्रॉब्लम ये थी कि फोन्स में मेमोरी कम होती है, तो ऐप छोटे से छोटे ही बनाओ. मतलब 1 MB की भी ना हो ऐप, इतनी छोटी ऐप हो ताकि बहुत इजीली लोड हो जाए, ताकि एज कनेक्शन पे चल जाए. आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हो? वो एप्पल-एस्क डिजाइन्स बना रहे हैं. भाई आईफोन यहाँ 3% है पॉपुलेशन के पास, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. 97% ऑफ इंडिया कैन नॉट अफोर्ड एन आईफोन, कितनी भी वो EMI स्कीम्स लगा ले, राइट. 1 लाख के प्राइस पॉइंट
जमता नहीं है पूरी पॉपुलेशन को। तो हम तो वहाँ से बना रहे हैं कि भाई जो लोग 5,000 10,000 का फ़ोन खरीद रहे हैं वो उसके फ़ोन पे चलना चाहिए। तो अब क्या मैं उसमें सीखूँ यूएक्स डिज़ाइन, मेरे को यूएक्स डिज़ाइन बनाना है जो मेरी वर्नैक्युलर यूज़र के लिए काम करे। मेरे को लैंग्वेज लिखनी है जो कूल नहीं है कि मतलब इस हिसाब से ओ योर ट्रांजैक्शन इज जस्ट टेकिंग फ्यू मोर सेकेंड्स, हैंग इन देयर। भाई उसको क्या समझेगा? यू हैव टू कीप इट सिंपल। ऐसा लिखो जो आपके यूज़र को समझ में आए। तो इसलिए जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स है। और ये और कैसे मार्केट हमारा अलग है? सिंपल सी बात है, देखो मेरे को क्या, कोई भी लार्ज स्केल स्टार्टअप आप देख लो, उसको 100 मिलियन के रेवेन्यू पे पहुंचने में कम से कम 7 से 10 साल लगते हैं। इंडिया में 10 साल आप एवरेज लेके चलो। जितनी भी कंपनीज आपकी अभी लिस्ट हुई हैं पिछले 1-2 साल में, इंटरनेट कंपनीज, वो सारी कंपनीज 10 साल से ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में आप 100 मिलियन के रेवेन्यू में आप 3 साल में भी पहुंच सकते हो और आप 5 साल में कंपनी लिस्ट भी कर सकते हो। क्यों? बिकॉज ज़्यादा यूजर्स है ना, एक्सपैंडेड मार्केट है, टिकट साइज हाई है, इतना टाइम नहीं लगता आपको स्केल करने में। टेल मी समथिंग कि इंडिया में ऐसे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं या हैं टेक को रिलेटेड जिसको हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और ऐसे कौन सी चीज़ें जो इंडिया में बहुत एडवांटेज है या स्ट्रेंथ है और उनको हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं? देखो अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं तो मैं तो सबसे पहले बोलूँगी कि not enough women are joining the workforce, right? There's a huge drop off and there's a lot of talent जो मतलब schools जा रहे थे, कॉलेज जा रहे हैं, फिर कॉलेज से ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं, या कॉलेज के बाद 1-2 साल काम किया फिर गृहिणी बन गए, तो वो ह्यूज ड्रॉप ऑफ है। लाइक 35% से ज़्यादा ड्रॉप ऑफ है। मतलब वी डोंट हैव इनफ वुमेन वर्कर्स। जो आप वो कंट्रीज लिस्ट देखोगे कि कितनी औरतें काम करती हैं, तो उसमें हम बहुत पीछे हैं। अगर हम टॉप 10 कंट्रीज या टॉप 10 इकोनॉमीज में देखेंगे तो हम बहुत पीछे हैं। तो हमें बहुत काम करना है सोसाइटी में, सोशल कंडीशनिंग में, कि हम ये रियलाइज करें कि स्मार्ट गृहिणियाँ ज़रूरी नहीं है, वो घर भी संभाल लेंगी, बच्चे भी संभल जाएंगे, बट अगर वो खुद खुश है, अगर वो भी कुछ अचीव कर रही है, बना रही हैं, तो सबको खुश रखेंगी। तो ये आई थिंक दैट, देखिए मेरे को तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है बिकॉज हमारे घर में लड़का लड़की का कुछ था नहीं और हम थी भी 2 बेटियां, तो हमें सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे माँ बाप ने दी है। बट मैंने देखा है जिन लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम हुई है अपना करियर परस्यू करने में, तो ये मुझे लगता है कि ये ज़्यादती है। ये हमें बहुत, आप लोगों को और बहुत कुछ बोलना चाहिए इस पे, ताकि ये इम्प्रूव हो। एटलीस्ट हम तो अपनी कंपनीज में ट्राई करते हैं कि जितना ज़्यादा डाइवर्स वर्कफोर्स हो। तो ये एक अनटैप्ड टैलेंट है, इससे हमारी जीडीपी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज ये इतना अनटैप्ड है। ये ट्रू, दैट इज ट्रू। एंड पर्सनली आई हैव हैड एक्सपीरियंसेस वेयर आई फाइंड women team members are in so many places they are way better than the men team members, and I tell you why. Like there are few things which women do better, so like they're better multitaskers, right? In fact, recently I've noticed, at least in my company this is true, I can't say it for the whole place, they're better negotiators, they're better closers. So I was like, bhai bahut sari cheezein I'm getting to know, so I am all for it and I talk about it a lot. No, absolutely. I think that men and women are equal in everything. It is just a question of opportunity. Yeah. I don't think anyone wants to be called कि मैं first female Air Force pilot हूँ या first female astronaut हूँ. They just want a fair play and it is not fair right now. So the women who are actually coming up the curve and reaching their full potential, they're probably working 4x harder to get there. 2x just to prove to everybody in the workforce कि I am at par. Because see, they are not in those करियर नेटवर्किंग सर्कल्स और फ्रेंडशिप सर्कल्स। उनको टाइम नहीं है शाम को नेटवर्क करने का। घर पे किचन देखना है, बच्चे देखने हैं, इन-लॉज देखने हैं, बहुत कुछ देखना है। इफ दे आर मैरिड, दैट इज, विच इज मोस्ट ऑफ इंडिया, राइट? तो दे आर वर्किंग हार्डर देयर टू एंड दे आर वर्किंग गिल्ट के मारे इक्वली हार्डर घर पे भी, टू मेक श्योर कि सब कुछ एकदम मस्त हो। कि इफ आई वर नॉट वर्किंग कैसा होता वैसा ही होना चाहिए। तो इट्स लाइक टू मच प्रेशर women put on themselves. Expression. Yeah. नहीं, but this is so true because when I started my business long time ago, मतलब मैं शायद 17-18 का ही होऊंगा, एंड उस टाइम पे एक मेंटोर था, he was very good at business and business processes, and उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बोला था कि यार women workforce ज़्यादा मत रखना, क्योंकि
एक टाइम आएगा जब उनको फैमिली चूज़ करेंगी और वो आधे टाइम में छोड़ के चले जाएंगी, ठीक है। उन्होंने मुझे बोला था कि फिर वो ज़्यादा अच्छी मल्टीटास्कर्स नहीं होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ऑलरेडी 4 चीज़ें फैमिली की प्रॉब्लम चल रही थी, तो एक काम करके वो आगे चलते जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो तभी मैं ये पॉइंट्स बोल रहा था। फिर उन्होंने बोला कि जो निगोशिएशन और क्लोजिंग की जॉब्स होती हैं वो मेन ड्रिवन ही होती है, लड़के ही पावर स्टैब्लिश करके कर सकते हैं। सो आई वॉज वेरी कंडीशनड बहुत लंबे समय तक, क्योंकि जो आप जब छोटे होते हो 17-18 साल के होते हो तो जो आपको हीरो दिखता है उनकी बात सुन लेते हो, आप कर लेते हो। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग मोर टीम मेंबर्स और विमेन इन माई कंपनी, जब वो आने लगी, दैट्स व्हाई आई सेड कि यार मुझे लगता है ये बेटर मल्टीटास्कर्स तो ये हैं, बेटर तो क्लोजर्स ये हैं। तो आई फील इट्स जस्ट अबाउट अपॉर्चुनिटी। जो आप बोल रहे हो, आप स्टार्ट करते हो तो पता चल जाता है लड़की लड़का कोई कम नहीं है, कहीं पे भी कम नहीं, सब बराबर है। कोई किसी की स्किल किसी में अच्छी, किसी में स्किल किसी की अच्छी है। आई डोंट थिंक कि लोगों को सोसाइटी से सुनते रहना चाहिए और करना चाहिए। एंड आई हैव हैड पीपल कि जो पहले व्हेन दे जॉइंड आवर कंपनी तब वो सिंगल थे, उसके बाद उनकी शादी हो गई, उनके बाद उनके बच्चे भी हो गए और उनके काम में कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स एंड दैट आई कैन से इट रियली प्राउडली एंड लाइक लाउड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। देयर इज थोड़ा सा एक टाइम होता है, बट इन एटलीस्ट जो मेरे साथ एम्प्लॉयज़ थे उनमें मेन और विमेन दोनों में एक टाइम आया था, बिकॉज़ देन दे वर हैविंग बेबी। प्रॉब्लम होती है ना, सबकी लाइफ में बच्चे होते हैं, माँ बाप बीमार हैं, ऑपरेशंस, एग्जैक्टली दोनों में सेम होता है। और इनफैक्ट जब व्हेन दे वर हैविंग अ बेबी तो थोड़े टाइम के लिए दोनों का टाइम इक्वली अलग हो रहा था, पर ना पहले में डिफरेंस है ना बाद में डिफरेंस। आई थिंक दैट इट्स जस्ट गेटिंग बेटर एवरी टाइम। मतलब दैट वन थिंग विच आई वाज गिल्टी ऑफ कि मेरे को पहले क्यों मैंने किसी की बात सुन ली। So that you're right. I think इसमें 2 बातें हैं। आई थिंक अब तो बड़ों को तो क्या समझाएंगे, मैं तो यही सोचती हूँ। तो मेरा एक बेटा है, तो मैं उसको ये समझाती हूँ ताकि उसको रियलाइज़ होए कि मम्मा भी कितना हार्ड वर्क करती है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि वो मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप देखता है तो विमेंस भी देखता है, अरे मम्मा ये कैसे इतना फास्ट कर रही है। तो मैंने कहा देखो, मतलब हर इंसान एक्सेल करना चाहता है। Yeah. तो वन इज़ दैट हम अपने देश के लड़कों को, जवान बच्चों, सबको सिखाना पड़ेगा, तभी अगली पीढ़ी में और बदलाव आएगा, ये मैं सोचती हूँ। दूसरी बात आपको जोकिंगली बोलती हूँ, सब स्टार्टअप्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो और अभी आप अपने एम्प्लॉयज़ का बता रहे, तो जब मैंने एक कंपनी स्टार्ट की थी तब मैं भी सिंगल थी। उसके कुछ साल बाद मैंने शादी की, उसके 4-5 साल बाद मेरा बच्चा हुआ। और मुझे नहीं लगता है कि मेरी कमिटमेंट मोबीक्विक को कभी कम हुई है या अपनी फैमिली को भी कब कुछ बदलाव आए हैं। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि मतलब मेरे टाइम पे तो लोग ये भी क्वेश्चंस पूछते थे फंड रेजिंग के टाइम कि आपकी फैमिली होगी तो आप कैसे करोगे। मैंने कहा यार आपसे नहीं चाहिए, आप रहने दो। तो बट मैं आपको ये लाइव एग्जांपल देती हूँ। हम 2015 में सीरीज सी कर रहे थे और सबको टाइड अप वगैरह था, और जैसे ही मेरा बेटा हुआ वो टर्म शीट रीनेग हो गई, तो दे बैक्ड आउट, द इन्वेस्टर बैक्ड आउट। तो अब हमें ये था कि अब क्या करें। तो क्यों बैक्ड आउट? क्योंकि आपका बच्चा हुआ? नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ मेरा बच्चा हुआ, कुछ मार्केट कंडीशंस में, मैक्रो कंपटीशन में कुछ हुआ जिसकी वजह से दे चेंज देयर माइंड। तो हम लोगों ने तो सब टाई अप करके रखा था, सिर्फ अब पेपर वर्क करना था वकीलों का। तो भाग दौड़ शुरू हुई। मेरे को फाउंडर जो कि मेरे हस्बैंड भी हैं, बाद में हमने शादी की आफ्टर स्टार्टिंग द कंपनी, वो घूम रहे हैं सिंगापुर, लंदन, यूएस फंड रेज करने के लिए, और उनके साथ एक जो हेड ऑफ स्ट्रैटेजी वगैरह भी थे। तो आई वाज लाइक ये तो हो नहीं रहा है। तो मैंने 2 महीने का बच्चा पालते पालते, मैटर्निटी पे होते होते, घर से 2015 की बात कर रही हूँ मैं, तब जूम वूम भी नहीं इतना होता था, वर्चुअली लोगों से बात करके कंपनी के लिए पैसे रेज कर लिए, जिससे कि हमें 7-8 महीने का रनवे मिल गया, और उतने टाइम पे जो बड़े राउंड के लिए काम हो रहा था वो भी हो गया। तो ऐसा नहीं है, मतलब 2 महीने का बच्चा जिसको आप ब्रेस्ट फीड भी कर रहे हो, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जो कुछ खा पी नहीं सकता बिना आपके, और वो करते करते भी माएँ कर देती हैं सब कुछ। सो रिस्पेक्ट। You faced this, you just talk about कि there was a financier pitch में उसने बोला आपको कि उन्हें they were looking for a male founder और इसलिए शायद वो back out कर रहे हैं, and you were like कि इनसे कभी बात नहीं करूँगी। तो what was that situation? Can you tell me? वो सिचुएशन थी
तो मैंने आपको बताया हमने 4 साल कंपनी खुद बूटस्ट्रैप की अपनी सेविंग से, और उसमें ही हमने रेवेन्यू प्रॉफिट्स करने शुरू कर दिए। 30-35 एम्प्लॉयज़ भी थे, तो अच्छा चल रहा था हमारा। तो हमको जा नहीं रहे थे फिर ढूंढने के लिए। तो 1-2 ही लोगों से उस दौरान, जब रेवेन्यूज इतने फास्ट नहीं थे, हमने बात की थी। बहुत कम, छोटा था एंजल इकोसिस्टम। तो 1-2 ही लोगों से मिले थे। एक कोई फैमिली ऑफिस थे ओल्ड मनी का, उन्होंने सेटअप किया था उनके बेटों ने। तो कोई यहीं पे BKC वगैरह कहीं पे बॉम्बे में ही कोई लंच मीटिंग थी, तो मेरे को-फाउंडर भी बैठे थे और हमारी नई शादी हुई थी। तो पता था, हम रिवील करते थे कि ऐसा थोड़ी है, हाइड थोड़ी करेंगे। तो हम 4 लोग बैठे हैं, 2 इन्वेस्टर, वो 2 लोग और 2 हम लोग। वो खाना खाते खाते एकदम से मेरे को पूछते हैं कि अब तो आपकी शादी हो गई। मैंने कहा हाँ। तो अब आपका अपनी हाउ आर यू थिंकिंग अबाउट रनिंग द कंपनी एंड मेकिंग अ फैमिली। मैं उनको देख रही हूँ, मैं सामने देख रही हूँ। मैंने कहा यार, ये डिस्कशन तो मैंने अपने माँ बाप से नहीं किया, अभी अपने पति से नहीं किया, पहले आपसे कर लूँ ये डिस्कशन। नहीं सोचा, बट काम तो करते रहना है। कंपनी मैंने फाउंड की है, मतलब I am a career oriented person. I'm not going to give up my life's work because I also want to have a family. I have a picture of what I want in my life. I'm not such a workaholic कि मुझे सिर्फ काम 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 चाहिए और कोई लाइफ नहीं चाहिए। मैंने कुछ सोचा है, मेरे को लाइफ भी चाहिए और लाइफ की खुशियां भी चाहिए, और मैं करूंगी बैलेंस। बट आप कौन होते हुए पूछने वाले? उसको क्यों नहीं पूछ रहे हो? सामने बैठा है, उसकी भी तो लाइफ में आएगा ना कोई, अगर मेरी लाइफ में कोई आएगा तो आई मीन इट्स नॉट एन इक्वल वर्ल्ड। बट ऑफ कोर्स मैं अभी ज्यादा बोल रही हूँ, मैंने तब इतना नहीं बोला, मैंने थोड़ा बोला और फिर मैंने उनको आई डिडंट रिटर्न देयर कॉल्स आफ्टर दैट। आई वाज लाइक थैंक यू वेरी मच। I'll find someone who understands us better. That's also very important when you're, at least when your early days of startup, to find the right investor and somebody who understands you and the way you want to build business. That's like very, very important. Okay, tell me last 2-3 questions. One is, based on the research we have on you, we found out that you're really good at negotiation. Is it true? Yes or no? आप बताओ पहले, फिर मैं आगे follow-up question पूछूंगा। बिल्कुल। Okay, so tell me one of the most important things जो लोगों को ध्यान रखना चाहिए at the time of negotiation, क्योंकि it's one of the best and the most important skills in life अगर entrepreneurship। तुम्हें निगोशिएट करते आना चाहिए। हर टेबल पे तुम जाते हो तो कुछ ना कुछ सेल करने ही जाते हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू नेगोशिएट। तो क्या करना चाहिए? आई वांट टू लर्न नेगोशिएशन, आई वांट टू गेट बेटर एट इट। सो बेसिकली तो ये जानना है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो उसमें वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और अगली पार्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी असाइन कर लो कि इक्वल है तो बहुत बढ़िया है, लाइक यू विल अग्री टू सम नंबर। अगर अनइक्वल है, आपकी नीड बहुत ज्यादा है और अगले पार्टी की इतनी नीड नहीं है, उनके पास और भी सूटर्स हैं, तो फिर आपको फिगर आउट करना है कि आप कितना उनको पावर प्ले कर सकते हो, आप कितना डिमांडिंग हो सकते हो वर्सेस कितना आपको गिव इन करना है। मेन थिंग है कि मुझे ये चाहिए, वो आप तभी कर सकते हो जब आपको पता है कि अगले इंसान के पास कोई चॉइस नहीं है, और तब भी वो नहीं करना चाहिए। तब भी मेक इट अ सिचुएशन वेयर द अदर पार्टी थिंक्स दैट ये तो विन विन है मेरे लिए। अगर अगले पार्टी ने आपके साथ नेगोशिएशन में हार के कुछ एग्री कर लिया जिससे वो खुश नहीं है, जिसके बाद वो आपके साथ टोस्ट करने को रेडी नहीं है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा नहीं। वो आपने पेपर पे तो कर लिया, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए वो डील, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, M&A जो भी है, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं वर्कआउट होगा। उसको ऐसा करने की कोशिश करो ताकि उनको भी खुशी हो और आपको भी खुशी हो। सो विच मीन्स दैट आप अपने लिए भी सोचो, अपने हित में भी, बट अगली पार्टी की तरफ से भी सोचो। सुपर वन साइडेड, जो आई थिंक बहुत ओल्ड स्कूल तरीका है कि मतलब पूरा पावर प्ले करके मैं सब कुछ खून चूस लूँ, जूस निकाल लूँ पूरा, आई डोंट थिंक दैट वर्क्स। बिकॉज फिर वो मतलब 6 महीने में, 1 साल में वो डील वापस अप फॉर नेगोशिएशन होगी। ऐसा क्यों करना है? ऐसा करो कि बोथ पार्टीज आर इन इट। So next क्या है? Self, because I believe in manifestation and I believe in hardcore self belief, और उसके लिए मैं फिर backward काम करता हूँ। What's the next big goal for you? That's a sweet point to end. अभी एक माइलस्टोन मेरे लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ माइलस्टोन, आगे हम बढ़ते ही रहेंगे ऑब्वियसली, बट एक माइलस्टोन है जो मुझे अचीव करना है, व्हिच इज वी वांट टू डू अ लिस्टिंग, IPO करना है। IPO करना है, तो वो एक मेरा पर्सनल ड्रीम है और वो एक प्रोजेक्ट है जो मैं पर्सनली ड्राइव कर रही थी। बहुत कम
विमेन फाउंडर्स हैं, तो हमारी कंपनी में मेरे को फाउंडर बिजनेस बना रहे हैं और ये काम फंड रेजिंग, M&A, मीडिया रिलेशंस, इन्वेस्टर रिलेशंस एंड IPO देयरफॉर मेरा काम है। तो ये काम मैं एक बार 21 में कर चुकी हूँ और पूरा साल लगा के फिर हम नहीं कर पाए क्योंकि मार्केट ही चेंज हो गया। सारी टेक कंपनीज कुछ का हो गया, उसके बाद मार्केट बदल गया, फिर अगले साल यूक्रेन वॉर आ गई, पिछले साल वगैरह, तो मार्केट ही नहीं है। अब धीरे धीरे थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, तो ये एक माइलस्टोन है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मीनवाइल प्रॉफिटेबल क्वार्टर्स दिखा रहे हैं ताकि जब वापस आएंगे तो इन्वेस्टर्स को ये दिखाएंगे कि ये कोई पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी का सपना नहीं है, ये रिपोर्ट कार्ड है पिछले 3 क्वार्टर का, 4 क्वार्टर का, 6 क्वार्टर का। आप देख लो, हर क्वार्टर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबली ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक माइलस्टोन है जो मुझे करना है। याद रहेगा मेरे को कि बहुत नहीं, 3-4 कोविड से पिछले साल 18 या 19 की बात थी। बहुत सारी कुछ पॉपुलर मैगजीन्स है ना, आप भी गए होंगे उनमें, किसी में लिस्ट्स आती हैं X ऐसे ऐसी लिस्ट बनती हैं। तो ऐसी कोई एक पॉपुलर मैगजीन थी, तो उसमें वो डिफरेंट कंपनीज को बोलते हैं आप प्रोफाइल भेजो फिर हम देखेंगे। तो ऐसी मैं भी कई लिस्ट में रह चुकी हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का। बट एक बार ऐसा रिप्लाई आया हमें जो मेरी टीम ने मुझे बताया, तो मैं शॉक हो गई। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 10 साल पुरानी बात नहीं है, 4 साल पुरानी बात है। क्या लिस्ट थी? जो एडिटर थी, मोहतरमा थी, और उनका रिप्लाई ये आया कि अगर आपकी फाउंडर कुछ फैशन, कॉस्मेटिक्स, लग्जरी गुड्स वगैरह की कंपनी बना रही होती तो हमारे मैगजीन्स के लिए बहुत बढ़िया होता, हम इंक्लूड करना चाहते हैं। बट ये तो फाइनेंस कर रहे हैं, really? ये तो टेक कर रहे हैं। तो लाइक ओके, आई एम गोना सी यू। So that's why I want to do an IPO. I mean, of course, I want to improve the credibility and trust of my company, but I also want to prove it. Like, boss, चंद्रमा पे पहुंचा सकते हैं हम चीज़ें, तो विमेन को फाइनेंस नहीं आता, मतलब 10x10 मल्टीप्लिकेशन नहीं आता हमें, टेक नहीं आता हमें, zeros and ones नहीं आते, सब कुछ आता है। Damn. Wow. I can't even think of कि अभी भी लोग ऐसे सोचते हैं। And किसी मैगजीन की बड़ी एडिटर who herself is a woman. So the idea is that सोसाइटी की कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग है, प्लस जो आपके लोग हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अवेयरनेस इम्प्रूव करना, वो भी तो कस्टोडियन बने हुए हैं ना कि हमें ऐसी स्टोरी दिखानी है। भाई क्यों, मतलब नहीं करना मुझे, मतलब आता है मुझे भी फैशनेबल कपड़े पहनने, बट मुझे नहीं पहनने फैशनेबल कपड़े। मैं जीन्स और टी-शर्ट में ही आपको फोटो दूंगी और मैं टेक कंपनी और फिनटेक कंपनी का ही IPO करूंगी। अब आपको करना है फीचर तो करो, नहीं करना है तो आपकी प्रॉब्लम है। सब करेंगे, सब मैगजीन के कवर पे भी आओगे। एंड नहीं, मुझे अपने लिए नहीं आना, मैं मेगैलोमेनियन नहीं हूँ, मुझे पैसों का, फेम का शौक नहीं है। बट मेरा ये पॉइंट है, जो हम बात कर रहे थे, इंडिया का GDP अनलॉक करना है। तो यार जब अगर आपके फीमेल रोल मॉडल्स अगर सिर्फ अनुष्का और मूवी स्टार्स और स्पोर्ट्स स्टार्स रहेंगे तो कैसे बनेगी यार? कैसे होंगी? हाउ एंड व्हेन विल, हाउ मेनी women business leaders do you see in the major formats of business? Like आपको तो मतलब मेरे को बनना नहीं था, बट मेरे को प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया है क्योंकि मैं फर्स्ट फीमेल हूँ जिसने फिनटेक कंपनी खोली है। क्यों दिया उन्होंने? जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए। क्यों इंडियन विमेन AI स्टार्टअप नहीं करेंगी? क्यों वो फिनटेक स्टार्टअप नहीं करेंगी? क्यों वो कंटेंट प्लेस नहीं करेंगी? वो सब कुछ करेंगी यार। ऑफ कोर्स, 100%। आई लाइक दिस एटीट्यूड। बहुत लोग है ना इस पे खुश होते कि ओ मैं पहली फीमेल फिनटेक हूँ तो मैं प्रेसिडेंट ने मुझे अवार्ड दिया, आई एम वेरी हैप्पी, प्रेसिडेंट। पर आई लाइक दिस एटीट्यूड कि मुझे ये क्यों मिला। मैं चाहती हूँ कि इतना नॉर्मल हो जाए कि ऐसी चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। That's remarkable. तो आप सोचो कितना लोनली रहा होगा ना यार। मेरे को अगर मिला है तो एटलीस्ट 10-15 लोग तो और कर रहे होंगे ना। मे बी वो इतने वेल नोन नहीं थे, इसलिए वो नहीं हाईलाइट हुए। आज की डेट में कम से कम इंडिया में
150-200 फीमेल फाउंडर्स हैं सिर्फ फिनटेक में, फॉरगेट अबाउट अदर सेक्टर्स, औरों में और भी होंगी, बट आई एम सेइंग आगे बढ़ रहा है देश, बट इतनी हमारी आबादी है यार, अगर इंडिया की 10,000 स्टार्टअप्स में और फिनटेक उसमें सबसे हॉट सेक्टर है, उसमें अगर सिर्फ 150 ही बंदियां हिम्मत कर पा रही हैं तो यार लानत है। तो ये बदलना है हमें। फाल्गुनी ने जब नायका का किया था IPO तो काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं और उसके इंस्पिरेशन में आके और भी बहुत लोगों ने शुरू किया है, तो मुझे भी थोड़ा और लोगों के भी बल्ब जलाने हैं। 100% आप जलाओगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन विद अस। काफ़ी सही थॉट्स लगे, बहुत सारी चीज़ें टू थिंक अबाउट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि जैसे IPO होगा तब मैं वेट करूँगा उस नाम का, उसकी कहाँ पे कितना IPO हुआ, कैसा रिपोर्ट कार्ड आया, एवरीथिंग आई एम बूटिंग फॉर इट। थैंक यू वेरी मच। सॉरी मैं बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा वो स्पेसिफिक इवेंट एंड मोमेंट, क्योंकि वो एक बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंट होगा। सो आई एम रियली वेटिंग फॉर इट। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको भी मज़ा आया। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। प्लीज़ हमें बताओ कि इस एपिसोड में सबसे अच्छा आपको क्या लगा, ताकि हम वैसे मोमेंट्स रिक्रिएट करने की कोशिश करें दूसरे पॉडकास्ट में भी। प्लीज़ शेयर दिस एपिसोड विथ एटलीस्ट वन पर्सन, किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसको इस कॉन्वर्जेशन से हेल्प होगी, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन बहुत सारे आइडियाज़ दे सकता है, एंड एक आइडिया इज़ इनफ टू चेंज योर लाइफ। हर किसी की लाइफ चेंज हो सकती है सिर्फ एक कॉन्वर्जेशन से, एंड हर किसी का इंडियन ड्रीम पूरा हो सकता है एक कॉन्वर्जेशन के बेसिस पे। And that's what we want. Until the next episode, keep figuring out.